2025 के पूरे अपडेट के साथ में पढ़ रहे हैं। और ये एक जो प्रश्न है वो आपको पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में 2023 के अंदर जो हमारा हुआ था, फरवरी 2023 के अंदर सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, उसमें पूछा गया था एपीएमसी एक्ट के बारे में कि एपीएमसी जो एक्ट है, जो एपीएमसी अधिनियम है, जो 1960 के आसपास लाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था मंडियों की जो है वो स्थापना करना, मंडियों के तहत जो है वो कि कृषि उपज है उसको एक प्रकार से खरीदना, ताकि मीडिएटर जो है, जो बिचौलिया है, वो खत्म हो जाए। तो इसका मेन समझ जो है किससे है, ये सेकंड ग्रेड में पीवाई पूछा हुआ है। अपने एपीएमसी कोर्स के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, वहां से भी आप देख के आराम से बता सकते हैं। देखिए भारत के अंदर थोक कृषि विपणन जो है उस थोक कृषि विपणन के नियमन से या फिर कृषि को ऊर्जा से संबंधित उपलब्धता है, कृषि को संस्थागत साथ से संबंधित है, या फिर कृषि को सूचना पोर्टल। तो सूचना की इसमें कोई बात नहीं है, साथ ही इसमें कोई बात नहीं है, ना ऊर्जा की इसमें बात है, इसमें किसकी बात है, विपणन की बात है, मार्केटिंग की जो मेनली बात आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अपडेट होने के लायक है, क्योंकि वो डेटाबेस है, तो डेटाबेस पर कर ले सकते हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है नाम उस योजना में संबंध में जो है सही है। अब ये क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट पेपर हुआ था, वही उसी टाइम में फरवरी 2023 को 12 फरवरी 2023 के दिन उसके बारे में पूछा गया है। पहला पॉइंट लिखा गया है कि इस योजना का उद्देश्य जो किसान है उनकी उपज के लिए जो है लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एक प्रकार से जो है वो पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली जो है लागू करना। बिल्कुल एकदम सही बात है। ई नाम का फुल फॉर्म ये होता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर जो है मार्केटिंग बोर्ड की बात करते हैं, या फिर नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है, ई नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की नाम जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से और अपने ऑनलाइन रूप से जो है वो किसानों की जो उपज है उसको बेचने और जो व्यापारी है उनको खरीदने का इसमें ऑप्शन मिलता है आपके नाम के अंदर। तो ये बात क्या है एकदम इसके बारे में सही है। अब दूसरी चीज दी हुई 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियां जो है उसके साथ में जो है आपके क्या थी एक प्रकार से एकीकृत किया गया था। ये वैसे भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में मैंने बताया था कि 1389 जो है वो मंडियां है, लेकिन जो हमारे कृषि मंत्री थे उन्होंने कहा था कि 1410 मंडियां जो है वो हमने इसके ऊपर जोड़ ली है। अब दोनों में से जो भी मानो, लेकिन 1500 तो अभी तक पहुंची नहीं है, और ये 1 दिसंबर 2021 की बात कर रहा था उस टाइम, इसलिए ये कथन गलत हो गया। तो सही इसमें केवल एक ही जो है वो सही था, तो इस हिसाब से इसका आंसर ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से बजट के अंदर सरकार ने घोषणा की कि भारत के अंदर जो कृषक है उनकी उत्पादन जो लागत है उनमें कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की बात कर रहा है। अपने एमएसपी जो डिटेल में पढ़ा था कि स्वामीनाथन उसके ऊपर क्या कहते हैं, एमएसपी दी कैसे जाती है, जिसके अंदर ए2 और एफएल रेट जो है वो क्या थी उसके ऊपर अपने बात करी थी। तो 2018-19 का जो संघीय बजट था उसके अंदर जो है वो एमएसपी की बात हुई थी, और उसके अंदर जो है वो जो भी आपके ऊपर उत्पादन की लागत है उसका कितना गुना दिया जाता है, 1.5 गुना दिया जाता है। सेकंड ग्रेड जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था जो जुलाई के अंदर हुआ था 2023 के अंदर, जो री एग्जाम हुआ था, पेपर आउट हुआ था, उसके बाद में वापस री एग्जाम हुआ था 2023 में 30 जुलाई जो है वो 2023 का ये पेपर है जिसमें डायरेक्टली पूछा हुआ है। एमएसपी के ऊपर मेनली फोकस देखने को मिला है। देखिए ये प्रश्न जो है ये हमारा सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर ये पूछा गया था। कब 2019 के अंदर फरवरी में एग्जाम हुआ था संस्कृत एजुकेशन का सेकंड ग्रेड का। वहां पे पूछा गया कि विगत दशकों के अंदर भारतीय कृषि परिदृश्य के अंदर कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई। अब ऐसे प्रश्न जो होते हैं इनको आप बिल्कुल कॉमन सेंस आराम से कर सकते हो। कृषि का व्यापारीकरण, क्या कृषि का व्यापारीकरण जो है वो हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। कृषि क्षेत्र के अंदर कृषि को अब जो है वो जीवन निर्वाह के लिए नहीं रखा गया है, अब इसको व्यापार बना लिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। कृषि क्रियाओं के अंदर विविधता, ये भी बिल्कुल सही है। पहले केवल कृषि के अंदर अपन फसलों को मानते थे कि फसल उत्पादन कर लिया बस वही है, लेकिन अब विविधीकरण हो गया, इसमें मत्स्य पालन भी आ गया है, इसके अंदर जो है वो पशुपालन भी आ गया है, ठीक है ना। तो वो भी अतिरिक्त चीजें आगे पानी की भी आ गई है। इसके अलावा कृषि के अंदर निगमीकरण, कृषि का क्या निगमीकरण हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कृषि क्षेत्र के अंदर कई सारे जो है वो विभाग या फिर निगम की स्थापना हुई है, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत हुई है। तो कौन से जो है वो चीजें देखी गई है, तो तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉमन सेंस वाले प्रश्न है, ठीक है ना। भारत के अंदर वर्ष 2020-21 के अंदर उर्वरक का जो है वो कुल उपभोग कितना था। अब ये उस टाइम की बात कर रहा है 2020-21 की, तो ये उसके हिसाब से था। अभी जब अपने कोर्स के अंदर पढ़ा था पहली क्लास में, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कृषि वाले में अच्छे से बताया था कि भारत में जो है वो एनपीके जो है वो उसका कितना उत्पादन है, कितना जो है वो आयात हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, उनमें प्रतिशत परिवर्तन कितना, सारी चीजें अपने देखी डिटेल में पढ़ा था। तो ये आप अपडेट वहां से देख लीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आया था अपने उर्वरक का, लेकिन अपने कोर्स में उर्वरक पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। अगला है भारत के अंदर जो है स्वर्णिम रेशा क्रांति किससे संबंधित है। एक जो है वो अपने टेबल के अंदर सारी क्रांतियां देखी थी, और उसमें मैंने बताया था कि स्वर्णिम का मतलब होता है गोल्ड यानी कि सोना। सोना का रंग कैसा होता है आपका भूरा, और रेशा जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है, रेशा जो है वो बेसिकली क्या हो गया एक प्रकार से धागा। तो भूरे रंग का जो धागा है, भूरा जो धागा है वो किसका होता है, भूरा जो धागा होता है वो जूट का होता है, जूट या फिर पर्सन। अगर ये यहाँ पर स्वर्ण की जगह पर रजत लिखा हुआ रहता है यानी कि रजत रेशा क्रांति, तो रजत होता है चांदी, चांदी का रंग होता है सफेद, सफेद रंग के जो रेशा वो किसका होता है कपास का। तो रजत क्रांति संबंधित हो जाती है, रजत रेशा जो है वो संबंधित हो जाती है कपास से। लेकिन ये क्या कौन सी है, स्वर्णिम रेशा क्रांति है जो कि आपके जूट या फिर पर्सन से होगी। और अगर ऐसा नहीं होता, केवल स्वर्णिम क्रांति होता है या फिर केवल जो है वो रजत क्रांति होता, तो फिर रजत क्रांति जो है वो अंडे से जुड़ जाती, तो वो अंडे से संबंधित हो जाती, ठीक है। ये आपको पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर ही पूछा हुआ है आपके संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिसंबर 2024 में, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 उसमें ये क्रांति वाला प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये वाला देखिए, और ये सेकंड ग्रेड ये अभी संस्कृत एजुकेशन वाला जो हुआ था दिसंबर 2024 में, उसमें पूछा हुआ है कि भारत के अंदर जो है कृषिगत जो वस्तुएं हैं उनके अंदर न्यूनतम जो समर्थन कीमतें हैं उनको प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। न्यूनतम समर्थन कीमतें मतलब हो गया एमएसपी देने का मेन उद्देश्य क्या है। तो एमएसपी का मेन उद्देश्य क्या है भाई, कृषकों से सरकारी जो खरीद है उसको अनिवार्य बनाना, और जो बाजार है उसके अंदर जो है सरकारी खरीद को जो है आसान बनाना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, या फिर एक सीमा से नीचे कृषि उत्पाद की कीमतों को गिरने से रोकना। बिल्कुल ये एकदम सही बात है, क्योंकि एमएसपी जो होती है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। 2018-19 के बजट में कही गई थी बात स्पेशली, और इसमें कहा गया कि हम मिनिमम जो है किसान को क्या देंगे, उसकी उत्पादन लागत का 1.5 गुना जो हम देंगे वो एमएसपी के अंतर्गत काउंट किया गया था, दी था। ये अभी लेटेस्ट का प्रश्न जो है वो पूछा गया है। अभी वापस आगे ये भी इसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2024 के अंदर कृषि से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए ये एक प्रश्न ये आ गया, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है। तीन प्रश्न जो है वो आपके कहां से पूछे गए हैं संस्कृत एजुकेशन में, तीन प्रश्न केवल कृषि वाले टॉपिक से आए हैं। ये वाला देखिए 2023-24 के अंदर बात कर रहा है कि भारत के अंदर गेहूं का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा वैसे उत्तर प्रदेश, अभी वाली आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग अपने पढ़ा है, पुराने के अंदर क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन वर्तमान समय में यूपी सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन कर रहा है। कितना प्रतिशत कर रहा है, उसके बाद में कौन सा है, तिलहन के अंदर कौन है, जो है श्रीअन्न में कौन है, आपके बाजरे में कौन है, कपास में कौन है, चावल में कौन है, सब कुछ अपने डिटेल में पढ़ रखा है। तो वहां से आप जाकर आराम से देख लीजिए, पूरी टेबल के अंदर मैंने बता रखा है। तो ये अभी लेटेस्ट वाला प्रश्न आ जाता है। एक आपके जुलाई 2024 के अंदर जो आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, ये उसका जो है प्रश्न है जुलाई 2024 के अंदर, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन से बजट के अंदर जो है सरकार ने जो है घोषणा करी है, क्या घोषणा करी है कि भारत के अंदर जो है कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना जो है वो समर्थन मूल्य जो है वो दिया जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो वैसे रिपीट आ गया है, क्योंकि ये हां ये वाला है। निम्न में से कौन से बजट में घोषणा करी कि उनके समर्थन मूल्य, ये जुलाई 2023 वाला है, ये वापस रिपीट क्वेश्चन हो गया जुलाई 2024 का नहीं है ये, ठीक है। ये वही वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न था जो आपके ये जुलाई 2023 का प्रश्न है, जो अभी जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जो दुग्ध उत्पादन है उसके अंदर दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत जो है दूध के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर। अपने कई सारी चीजें देखी थी कि दूध में है, चावल में है, केला है, आम है, इन सब में पहले नंबर पर, दूसरे में किसमें वो सारे अपने देखे थे डेटा, तो वो वहां से जो है आप आराम से क्या कर सकते हैं उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर जो है चीजें क्या की गई थी आपसे बताई गई थी, ठीक है। तो ये हो गया। एक आपके डिप्टी जनरल के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, डिप्टी जनरल आरपीएससी डिप्टी जनरल जो हो रहा है एग्जाम, बहुत जो है वो कम लोगों को ध्यान किया सब एग्जाम चल रहा है। जल सुधार जल अधिनियम नियमावली वाला इसमें पोर्शन है, जिसके ऊपर जो है ऑनलाइन वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें अपन जो ये पेपर सेकंड के अंदर लगभग 15 प्रश्न अनुमानित है कि आएंगे, जिसमें भारत और राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद जल सुधार कारागार अधिनियम जेल में जो ये वाला जो पोर्शन है ये अपन कर रहे हैं। और वही अगेन बीएसआर 01 का आप करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी, और ये 199 में नहीं पड़ेगा। अभी वर्तमान में 147 में पड़ रहा है, अगले 5-6 दिन तक वो रहेगा, उसके बाद में फ्री रेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनका जो भी डिटेल मटेरियल है वो मैंने सारा आपको क्लास में करवा रखा है, तो क्लास में जाकर आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पर अपन उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न, कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या शामिल है। कृषि क्षेत्र के अंदर क्या क्या था भाई, फसलें भी थी, पशुपालन था, मत्स्य था, वानिकी था, सारी थे उपयोग, सभी जो है वो आपके कृषि क्षेत्र के अंदर क्या जाएंगे, आपके शामिल आ जाएंगे। अगला देखिए वित्त वर्ष 2024-25 के अंदर, वित्त वर्ष 2024-25 की बात कर रहा है, उसमें कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर जो है कितनी रही थी। शुरुआत का सबसे पहला ये वाली लाइन मैंने बताई थी कि 2023 से 2024-25 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी थी, 3.8% की जो है हमें क्या देखने को मिली, वृद्धि दर जो है वो देखने को मिलती है। अगला है वर्तमान में जीडीपी के अंदर जो है कृषि का योगदान कितना है। जीडीपी के अंदर हमने कृषि के योगदान की बात करी थी, कितना था, 16% जो है वो जीडीपी के अंदर कृषि का था, जबकि मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम आपका सेवा क्षेत्र का है। सेवा वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से बताऊंगा।
और मैक्सिमम सेवा क्षेत्र का, लेकिन वर्तमान में जो है वो आपके जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान कितना है, 16% जो है वो योगदान आता है। अगला देखिए वर्तमान के अंदर कृषि जो है वह देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को जो है रोजगार देता है। देखिए हमने यहाँ पर दो चीजें बात करी थी कि कुल जनसंख्या का जो है वह निर्भर कितनी जनसंख्या है, एक तो हमने ये बात करी थी, और एक हमने बात किस चीज की करी थी कि हमें ये रोजगार कितनी जनसंख्या को दे रही है। रोजगार का यहाँ पर प्रश्न पूछा है, निर्भर वाला आप कमेंट में बता सकते हैं, और रोजगार वाला जो है कितना हो जाएगा, 46.1% जो जनसंख्या है इसको क्या कर रही है, हमारी ये रोजगार देने का काम कर रही है, यानी कि देश की कुल जनसंख्या का 46.1% रोजगार जो है वो यहाँ से प्राप्त हो रहा है, कहां से, आपके कृषि क्षेत्र से जो है वो प्राप्त हो रहा है ये रोजगार। ठीक है, अगला देखिए भारत जो है वो विश्व में किसमें प्रथम स्थान है, यानी कि भारत जो है वो विश्व के अंदर पहले स्थान पर किस में है। तो देखिए दूध, दाल, मसाले, केला, आम, पपीता, सब्जी, मछली, सोयाबीन, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, फल या फिर उपरोक्त सभी, तो भारत जो है वो विश्व के अंदर पहले नंबर पर इन में है। और ये भी लेटेस्ट के अंदर प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो दूध के अंदर पहले नंबर पर है, दाल है, मसाले है, केला है, आम है, पपीता है, इन सब में भारत जो है विश्व के अंदर फर्स्ट में आता है। 2023-24 के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है कितना मिलियन टन जो है रहा था भारत के अंदर, तो 2023-24 की बात कर रहा है, यानी कि लेटेस्ट की बात कर रहा है, और लेटेस्ट के अंदर हमारे कितना उत्पादन आता है, 332.3 मिलियन टन आता है। मैंने कहा था 3323 याद रखना, लास्ट में पॉइंट लगा देना है, 332.3 मिलियन टन जो है हमारे क्या आता है, उत्पादन आता है कुल खाद्यान्न का। ठीक है, कुल खाद्यान्न के अंदर वृद्धि मैंने बताई थी कि वृद्धि कितनी हुई थी, 0.8% की वृद्धि जो है हमें देखने को मिलती है। आगे देखिए अगला है कि पुष्प जो क्षेत्र है हमारे, पुष्प क्षेत्र के अंदर, पुष्प क्षेत्र जो पुष्प क्षेत्र जो फूल वगैरह वाला होता है, उसमें कितने प्रतिशत की एफडीआई की अनुमति दी गई है, तो उसमें अनुमति जो है वो कितनी थी, पहले 75% के आसपास थी, लेकिन उसको बढ़ाकर कितनी कर दिया, 100% कर दिया, यानी कि 100% हमारे जो है वो अगर कोई विदेशी कंपनी आकर पुष्प क्षेत्र के अंदर निवेश करना चाहती है तो आराम से कर सकती है। अगला देखिए वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर कुल मछली निर्यात जो है वो कितना बिलियन डॉलर जो है वो रहा था। मछली का ओवरऑल निर्यात 2023-24 में कितना रहा था, 8 बिलियन डॉलर का जो है हमारे क्या रहा था, निर्यात रहा था मछली का। विशेष रूप से जो आपको इसमें पूछे जाने की संभावना है। अगला देखिए अगला प्रश्न है कुटी कूट या फिर आपके न्यूट्री या फिर मोटे अनाज या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, श्री अन्न। इस श्री अन्न के मामले में या मोटे अनाज के मामले में जो उत्पादन के अंदर बेसिकली उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है, आपको पूछ रहा है, और इसमें राजस्थान नो डाउट अपना राजस्थान जो है वो टॉप पर आता है, राजस्थान पहले नंबर पर आता है मोटे अनाज जो है उसके निर्यात के अंदर। ठीक है, अगला देखिए अगला है सुनहरी रेशा क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। ये अभी भी मैंने बताया था, सुनहरी आ जाए चाहे आपके स्वर्ण आ जाए या फिर आपके सोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो स्वर्ण या फिर सुनहरी जो रेशा है यानी कि रेशा आ गया, यानी कि या तो होगा जूट से या फिर होगा कपास से। अब अगर रेशा सफेद है तो कपास है, तो सफेद रंग की चांदी होती है, यानी कि रजत रेशा आ जाए तो कपास होगा, और सोना भूरे रंग का होता है, जूट भूरे रंग का होता है। अगर स्वर्ण रेशा आ जाए तो या फिर सुनहरी रेशा आ जाए तो वो किससे संबंधित होगा, जूट से संबंधित जो है आपके आ जाता है। अगला देखिए उर्वरक के अंदर एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का आदर्श अनुपात क्या होता है, तो मैंने बताया था कि 4 फिर उसका आधा 2 फिर उसका आधा 1, यानी कि 4 2 1 ये रेशो जो है किसका होता है, आपके एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का होता है, और इनको सम्मिलित रूप से जो है अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार से पूर्ण जो हमारा उर्वरक होता है वो इसको अपन कहते हैं। अगला देखिए भारत के अंदर जो है वह जैविक खेती को स्वेच्छा से अपनाने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है। अपने जैविक खेती के ऊपर बात करी थी कि जब आपको यूटी की पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, आपका लक्षद्वीप जो है वो आ जाएगा फर्स्ट, और अगर आपको क्या पूछा जाए राज्य पूछा जाए तो आपका कौन सा आ जाएगा, सिक्किम जो है भारत का पहला राज्य आ जाएगा जिन्होंने स्वस्थ से अपनाया था आपके जैविक खेती जो है उसको अपना लिया। अगला है केसीसी। केसीसी बोले तो किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरुआत होती है, इसकी 1998 में इसकी शुरुआत होती है, और केसीसी की जो है वो पहले कितने लाख हुआ करती थी, 3 लाख हुआ करती थी, और अब इसको बढ़ाकर इस वाले बजट में कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। और इस योजना के किसके सहयोग से जो है योजना संचालित हो रही है, कौन सी केसीसी योजना जो है, तो केसीसी को भारत सरकार जो है उस भारत सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार को आरबीआई पैसे उपलब्ध करवा रही है, नाबार्ड जो है ये संख्या दे रही है या फिर जनता को जो है वो कनेक्ट कर रही है, और भारत सरकार की योजना है, यानी कि तीनों ही लोग आरबीआई, नाबार्ड और भारत सरकार ये तीनों मिलकर जो है केसीसी योजना को जो है संचालित कर रहे हैं। अगला है ई नाम का जो है पूर्ण रूप क्या है, वही इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बिल्कुल यही एकदम इसका सही हो जाएगा आंसर, लेकिन मिशन इसमें लिखा हुआ है, मिशन इसमें होगा नहीं, मैनेजमेंट होगा नहीं, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला है कृषि उड़ान 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैसे उड़ान योजना पूरे देश का आम नागरिक सभी नागरिकों को जो है वो एयर जो सर्विस है वो देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में कृषि क्षेत्र में इसलिए शुरू कर दी गई क्योंकि कृषि क्षेत्र में कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि वो खराब हो जाते हैं, जैसे सब्जियां या फिर फल है, तो उनको जल्दी से जल्दी जो है वो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो सिंचाई को बढ़ावा देना नहीं है, उर्वरक वितरण भी नहीं है, जल्दी खराब होने वाली जो फसलें हैं उनका परिवहन करने के लिए कृषि उड़ान 2.0 जो है वो आपके आती है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि एनएफएसएम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए एनएफएसएम अपने दो तीन चीजें देखी थी, एक देखा था एनएफएसएम, एक देखा था आपके एनएफएसए, और एक देखा था आपके गरीब कल्याण अन्न योजना देखी थी, अन्न योजना। ठीक है ना, तो एनएफएसएम मिशन के अंदर मैंने क्या बताया था कि ये उत्पादन को बढ़ाने की बात करेगा, गेहूं और चावल जैसे ऐसी चीजों का। और एक्ट के अंदर क्या लिखा गया था, एक्ट के अंदर लिखा गया था कि आपको जो है वो कम मूल्य के ऊपर जो है वो क्या दी जाए, आपको खाद्यान्न दिया जाए। और अन्य योजना के अंदर क्या गया था, बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाए। तो ये तीनों के अंदर डिफरेंस था। तो एनएफएसएम का मतलब क्या हो जाएगा, उत्पादन को बढ़ाना, तो गेहूं चावल दलहन के उत्पादन को बढ़ाने की बात इसमें जो है हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना एनएफएसएम है, जबकि खाद्यान्न को जो है वो रियायती दरों के ऊपर गरीब लोगों तक पहुंचाना एनएफएसए है, और कोरोना काल के अंदर फ्री में जो है वो खाद्यान्न देना अन्य योजना जो है वो आपके आ जाती है। अगला लिखा हुआ है आपके, अगला जो है वो आ जाता है एनईजीपीए। एनईजीपीए का जो है पूरा नाम क्या है, एनईजीपीए ये बेसिकली नेशनल जो है वो ई गवर्नेंस की बात कर रहा है, किस चीज के ऊपर, एग्रीकल्चर के लिए प्लान बनाने की, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए ई गवर्नेंस प्लान बनाया जाएगा नेशनल लेवल का। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर बिल्कुल ये एकदम इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए जो है वो एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें लिखा हुआ नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, ये आपके प्रोग्राम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एग्री स्टेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। एग्री स्टेट बेसिकली किसान को पहचान देता है, पहचान कैसे देता है कि इसके अंदर जो है वो किसान आईडी बनाई जाएगी, जिसके तहत किसानों को जो है वो छटनी होगी कि किसको जो है वो रियल में योजना का फायदा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, वो इसमें चीजें होने वाली। तो किसानों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, किसानों को ऋण प्रदान करने की योजना है, या फिर उर्वरक वितरण जो है उसको बढ़ाने की योजना जो है वो है, या फिर अगर अपन बात करें तो बीज वितरण जो है उसको बढ़ाने के लिए योजना। तो बीज से इसमें स्पेशली कोई बात नहीं, उर्वरक की कोई बात नहीं, ऋण की भी नहीं है, ये बेसिकली डिजिटली रूप से किसानों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, जिसमें आईडी वगैरह बनाई जाएगी, किसान को पहचान दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना, बाकी अपने जो है पीवाईक्यू देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बने हैं, या फिर डिजिटल का कोर्स अगर कोई परचेज करना चाहे आपके भाई बंधु या फिर और उस पेपर फर्स्ट के अंदर कई सारे 2025 है, जिसका एग्जाम जो है वो 7 से 12 सितंबर 2026 को होने वाला है, स्पेशली उसके ऊपर अपन बात करेंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट जो है वो 100 नंबर का प्रश्न बन सकते हैं, उनके ऊपर भी अपन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है कि इसको कब जारी किया गया, तो ये आपके जारी कब होती है, ये रिपोर्ट आपके जो है वो जारी कब होती है, रिपोर्ट जो है वो जारी होती है 20 नवंबर 2024 के दिन। कब होती है, 20 नवंबर 2024, यानी कि नवंबर 2024 में जारी हुई है, सितंबर 2025 में आपका एग्जाम है, तो सितंबर के बाद में ही वापस अगली वाली आएगी। तो अभी आपके एग्जाम के हिसाब से यही जो रिपोर्ट है वो अगर आपके जलवायु क्लाइमेट चेंज के अंदर पूछी जाएगी तो वो यही रिपोर्ट पूछी जाने वाली है, इसके अलावा आपको क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई रिपोर्ट जो नहीं पूछी जाएगी। आगे देखिए अगला आपने पहली चीज होगी कब जारी होती है, तो ठीक है। दूसरा है किसके द्वारा जारी होती है, देखिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये वाला है कि यह किसके द्वारा जारी होती है। इसमें जो है वो मेनली 3 संस्थाओं के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसमें 3 कौन-कौन सी आती है, एक आती है सबसे पहली संस्था कौन सी है, जर्मन वॉच के नाम से आती है। दूसरी संस्था पहली संस्था कौन सी होगी, जर्मन वॉच, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जर्मन वॉच ही ऑप्शन में रहता है। इसके अलावा भी 2 और संस्थाएं हैं जो आपको पूछी नहीं जाती है वैसे, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। एक संस्था कौन सी आती है, एक आती है आपके न्यू क्लाइमेट के नाम से, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के नाम से आती है, ये आती है, और एक संस्था कौन सी आती है, ये आती है आपके द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के नाम से, जो आप पूरा का पूरा याद रख सकते हो, एक्शन नेटवर्क के द्वारा जो जारी किया जाता है। यानी कि
तीन संस्थाएं इसमें आती है, जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और एक आती है आपके क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन तीनों के द्वारा मिलकर इसको जारी किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में सबसे ज्यादा आपको जर्मन वॉच ही मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि सूचकांक के अंदर शामिल जो है कुल देश, यानी कि इसमें टोटल देश जो कितने शामिल है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें टोटल 64 जो है कंट्री शामिल है। अब कंट्री 64 नहीं है, 63 तो इसमें कंट्री और प्लस एक और है यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन संघ और तरह के देश इसमें शामिल होते हैं, तो टोटल 64 के अंदर से ये आपके आता है। पहली बार इसको कब जारी किया गया था, तो पहली बार इसको जारी किया जाता है आपके वर्ष 2005 के अंदर। 2005 में पहली बार जो है आपके सूचकांक आता है। इस सूचकांक का मेनली उद्देश्य क्या है, तो इसका मेनली उद्देश्य यही है कि जो भी आपके क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु संरक्षण के ऊपर जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना, और जो इसके लिए खराब काम कर रहा है उसको किसी न किसी प्रकार से उसके ऊपर दबाव बना के और क्लाइमेट के प्रति उसका अच्छा काम निकलवाना। जैसे कि जलवायु संरक्षण के ऊपर एक महत्वाकांक्षी कार्य जो है वो करने में असफल जो भी आपके देश है उनके ऊपर सामाजिक और राजनीतिक दबाव जो है वो डाला जाए और जलवायु नीतियों के ऊपर अच्छा काम करने वाले जो देश है उनको चिन्हित किया जाए। ये इसका मेनली क्या है, आपका उद्देश्य आता है। तो जारी कब होती है, जारी होती है 20 नवंबर 2024 के दिन। लेटेस्ट वाली जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क 64 कंट्री है, 2005 के अंदर पहली बार आती है और इसका मेनली जो काम है वो अपने इसके अंतर्गत देख लिया है। अगला आपका आता है ये इन चार मेनली जो आपके श्रेणियां है उनके अंदर इनके द्वारा देशों को बांटा जाता है। तो निम्न चार जो श्रेणियां है उसके अंदर चार श्रेणियों में क्या किया जाता है, आपके देशों को बांटा जाता है, जो आपके अलग अलग इसमें कैटेगरी वाइज जो है वो बता रखा है। जैसे कि सबसे पहला आता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी कि जो भी आपके कोई भी देश अगर किसी भी देश को अगर पॉइंट मिलने वाले हैं ना, या फिर इसमें जो अंक मिलेंगे वो अंक कितने होंगे, 100% होंगे। कितने होंगे, 100% होंगे। वो 0 से 100 के बीच में हो सकते हैं। अब ये 100% जो बनेगा कैसे, तो 40% जो है वो इसमें से क्या होगा, 40% जो है इसमें वो केवल और केवल कौन होने वाला है, ग्रीन हाउस गैस होने वाली है। यानी कि किसी भी देश के अंदर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना है वो 40% लिया जाएगा क्लाइमेट चेंज के लिए। इसी प्रकार से अगला आता है आपके 20%, और 20% जो है वो आपके कौन सा आता है, अक्षय ऊर्जा वाला, यानी कि किसी भी देश के द्वारा अपने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलते हैं वो एक प्रकार की अक्षय ऊर्जा जिसका शेयर नहीं हो, तो कभी खत्म नहीं हो, तो अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत है वो कितने हैं वहां पर, वो 20% जो है उसमें काउंट किया जाएगा। उसके बाद में तीसरा आता है ऊर्जा का उपयोग, और ऊर्जा का उपयोग जो है वहां पर एनर्जी यूज जो है कितना हो रहा है वो आता है अगला 20% के अंदर। और फिर अगला आता है जलवायु नीति, यानी कि क्लाइमेट के लिए उस देश ने कितनी कितनी पॉलिसी बनाई है क्लाइमेट को लेकर, वो कितना जो है सचेत है, वो आता है 20%। यानी कि इस 100% को ऐसे बांटा हुआ है 40 है, और फिर तीन जगह पर 20-20 आ जाता है। ठीक है, तो 40 तो अकेला किसका है, ग्रीन हाउस गैस का है, ग्रीन हाउस गैस का आता है। फिर अगला 20 किसका आता है, आपका अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जो इसका आता है। फिर अगला 20% किसका आता है, एनर्जी का यूज जो है वो कितना हो रहा है, और फिर 20% कितना आता है क्लाइमेट के लिए जो भी पॉलिसी बनती है वो। इस प्रकार से इसको बांटा जाता है चार भागों के अंदर, ये आपके अलग-अलग हो जाता है। इस आपकी जो सूची है इसमें डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अब देखना 2024 की इस रिपोर्ट के अंदर डेनमार्क जो है वो सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें जो खास बात है जो आपको स्पेशली याद रखनी है, जो आपको हो सकता है कि कोई ना बताए कि इसमें जो शीर्ष स्थान है, शीर्ष कौन से तीन स्थान जो है वो क्या है इसके अंदर रिक्त है। रिक्त का मतलब तीन ऐसे कोई भी टॉप में तीन ऐसे कोई भी देश आए नहीं जिन्होंने इस 100% को प्राप्त किया है, और सबसे टॉप पर अगर कोई देश है तो वो डेनमार्क है, और डेनमार्क भी अपने आप में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। तो आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि इस रिपोर्ट के अंदर जो नवंबर 2024 में आई है इसके अंदर डेनमार्क की रैंक कौन सी, तो डेनमार्क की रैंक है चौथी, कौन सी है, फोर्थ रैंक है, लेकिन ऊपर तीन पर कौन है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। क्यों खाली है, इसका मुख्य कारण क्या बताया गया, कारण यही है कि डेनमार्क के सूचकांक के अंदर चौथे स्थान पर है, लेकिन इसको तीन स्थान खाली रखने का कारण यह है कि ऐसा कोई देश मिला ही नहीं जहां पर क्लाइमेट चेंज जैसी घटना ना हो। सबसे कम हुई है तो वो डेनमार्क के अंदर होती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है प्रथम जो तीन स्थान है उनके ऊपर कोई भी देश जो जगह नहीं बना सका है, क्योंकि पेरिस एक समझौता होता है 2015 के अंदर। उस पेरिस समझौता लागू होने के बाद में किसी भी देश के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक जो प्रभाव है उनको रोकथाम के लिए पर्याप्त जो कदम है वो नहीं उठाए गए हैं। यानी कि पेरिस जो क्लाइमेट डील होती है उसके अनुसार किसी भी देश ने जो है कोई भी कदम नहीं उठाया। इस वजह से टॉप 3 में किसी देश को नहीं रखा जाता है। चौथे नंबर पर डायरेक्ट कौन आता है, आपका डेनमार्क जो है वो निकल कर आता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें अब इसमें जो भी आपकी रैंकिंग है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस सूचकांक के अंदर जो है अन्य कौन-कौन से देश है, जैसे कि 4 नंबर पर डेनमार्क आ गया है, 5वें नंबर पर कौन है इसके अंदर, तो 5वें नंबर पर है आपका नीदरलैंड, 6ठे नंबर पर कौन है इसके अंदर, तो 6ठे नंबर पर आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और 7वें नंबर पर कौन आता है इसमें, तो वो आता है आपका फिलीपींस। तो फिलीपींस ये एक तो आ गया हमारे एशिया कंट्री, और बाकी जो है वो तीनों के तीनों ऊपर वाले कौन है, यूरोपियन कंट्री आ जाते हैं। ठीक है, इस सूचकांक के अंदर भारत की क्या रैंक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। भारत की जो रैंक है वो 10वीं रैंक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हमारे सूचकांक है उसके अंदर भारत की रैंक 10वीं है, और पिछली बार जो है वो गत वर्ष कितनी थी भारत की रैंक, तो भारत 7वें स्थान पर था पिछली बार। यानी कि पिछली बार से इस बार के अंदर भारत की रैंक नीचे गिरी है और 7 से कहां पर पहुंच गई है, 10 पे। यानी कि यहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है वो काम बहुत कम किया गया है, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी घटना यहां पर देखने को मिली है। इसी वजह से जो है वो भारत के अंदर रैंक में जो है वो क्या हुई है, गिरावट हुई है, और 7 से कहां पर पहुंच गया है, 10 के ऊपर पहुंच जाता है। विश्व के अन्य प्रमुख जो भी देश है उनकी भी अगर आप रैंक देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि 25वें नंबर पर कौन है, आपके फ्रांस है, 25वें नंबर पर फ्रांस है, 55वें नंबर पर कौन है, चीन है, 57वें नंबर पर कौन है, यूएस है, 58वें नंबर पर कौन है, जापान है, 64वें नंबर पर कौन है, रूस है। तो ये आपके अन्य देशों की रैंक है, यानी कि इनकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब है वो आप देख सकते हैं। 25 के ऊपर है आपके फ्रांस, चीन आपका जो सबसे ज्यादा पड़ोसी देश है जिसके बारे में चर्चा रही थी वो 55वें नंबर पर है, यूएस जो है 57 पर है, जापान जो है 58 पर है, रूस जो है आपके 64 नंबर पर आपके निकल कर आता है। तो इस प्रकार से इस रिपोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपने यहां पर क्या कर लिया है, देख लिया है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि किस देश के अंदर कितना ज्यादा जलवायु का क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है उस देश का, उसके रिगार्डिंग ये क्या आता है आपका सूचकांक आता है। 2025 के नाम से ये जाना जाएगा। नवंबर 2024 के अंदर इसको जारी किया गया है, जर्मन वॉच और आपके न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। 64 इसमें टोटल देश है जिसमें यूबी शामिल है, पहली बार 2005 में आती है। इसका मेन काम है जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना, जो गलत काम कर रहा है तो क्लाइमेट को लेकर उसके ऊपर दबाव डालना। ठीक है, चार श्रेणियों में देश है जिसमें चार श्रेणी इसमें बनाई गई है बेसिकली स्कोर के लिए, जिसमें 100% में 40 ग्रीन हाउस गैस आती है, 20 रिन्यूएबल एनर्जी आती है, 20 एनर्जी यूज आती है, और 20% जो है क्लाइमेट पॉलिसी आती है अगर किसी देश ने बनाई है तो। डेनमार्क को टॉप स्थान मिला है, लेकिन फिर भी वो चौथे नंबर पर है, ऊपर के तीन जो है आपके क्या है, खाली है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है, और सिर्फ 3 स्थान खाली क्यों रखे गए हैं, क्योंकि पेरिस समझौते के अनुसार ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि उनको फुलफिल कर सके। इसके बाद में नीदरलैंड 5 पर है, 6 नंबर पर यूके है, 7 पर फिलीपींस है। पिछली बार 7 के ऊपर भारत था, लेकिन इस बार जो है वो भारत का रैंक कौन सी है, 10वें स्थान पर भारत इस क्लाइमेट चेंज के अंदर आपके आता है। विश्व के अन्य जो प्रमुख देश है उसमें 25वें नंबर पर फ्रांस है, 55 के ऊपर आपके चीन आता है, अमेरिका जो है वो खुद कितने पर 57 पर है, जापान 58 पर है, रूस 64 पर है। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी क्या जाती है, विश्व के अंदर जो है वो आपके जारी की जाने वाली 2005 से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 या फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 आपके निकल कर आ जाती है। एक तो सूचना और है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड, तो इसके फर्स्ट पेपर के अंदर अधिकतम अंक कैसे लाए, इसके लिए जो है वो शेड्यूल वाइज आपके टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जो कि तो अभी तक जितने आपके प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू और आपके एमसीक्यू उनके ऊपर अपन बात करेंगे, और उसी में ही अपन जो है वो कौन सी चीज देखने वाले हैं। पहले अपन जो है वो देखेंगे पीवाईक्यू, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर जो है वो कौन-कौन से प्रश्न जो है वो यहां से पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू के अंदर जैसे देखिए पहला प्रश्न आपके जो है वो पूछा गया था, पहला प्रश्न जो है वो कौन सा पूछा जाता है कि भारत के अंदर निम्न में से कौन सा उद्योग जो है वो सर्वाधिक क्या देता है, रोजगार प्रदान करता है या फिर रोजगार प्रदाता है। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल का मतलब हो जाता है आपका कपड़ा, टेक्सटाइल का मतलब है कपड़ा। दूसरा है आपके सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा है ऑटोमोबाइल, चौथा है खनन। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लास के अंदर बताया था कि भाई आप ध्यान रखना है जो हमारा टेक्सटाइल है या फिर उद्योग है वो सबसे ज्यादा हमें रोजगार प्रदान करने वाला आता है। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन दिसंबर 2024, तो अभी आपका दिसंबर 2024 में पेपर हुआ है, उसी में ही ये पूछा हुआ है। और टेक्सटाइल या फिर कपड़ा जो उद्योग है वो हमारे सबसे ज्यादा क्या देता है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो है वो आपके उद्योग आता है। भारत की
आपकी उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन जो आपकी योजना है, प्रोत्साहन योजना, देखो इसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। उत्पादन से जुड़ी हुई यानी कि प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कौन सी प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन का मतलब हो जाता है इंसेंटिव। तो हमारे जो है वो जुड़ी का मतलब क्या था आपके लिंक, तो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन तीन शब्द है, जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। क्या नाम से जानी जाती है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि उत्पाद और लिंक का मतलब हो गया जुड़ी हुई और आपके इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। तो उत्पादन से जुड़ी हुई जो प्रोत्साहन योजना है उनका कौन सा केंद्र जो है वो केंद्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है? तो तभी मैंने आपको ये अपना उद्योग क्षेत्र पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो पीएलआई जो है वो स्पेशली किसके बारे में है? तो हमारा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से बढ़े, उसको कैसे प्रोत्साहित करें। और प्रोत्साहन से संबंधित अपने जो उद्योग से प्रोडक्शन से जो संबंधित आता है वो ना तो कृषि में आता है, ना पर्यटन में आता है, ना आपके सेवा में आता है, वो किसमें आता है? विनिर्माण क्षेत्र में आता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो भारत सरकार के द्वारा पीएलआई स्कीम चलाई गई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के नाम से आती है। और ये वाला प्रश्न आपके कब पूछा गया है? ये प्रश्न अगेन वो जो आपके अभी भी सेकंड ग्रेड हुआ था संस्कृत एजुकेशन का, उसमें दिसंबर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, पीएलआई से पूछा हुआ है। ये प्रश्न जो है टेक्सटाइल से पूछ लिया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो आपके जुलाई 2024 के अंदर नहीं होता है, जुलाई 2023 में हो रहा है। ये डेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, ठीक है ना? जुलाई 2023 के अंदर हो रखा है, प्रश्न रिपीट नहीं है, ठीक है? जुलाई 2023 वाला जो आपका री एग्जाम होता है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है, जो कि कहां से पूछा गया है आपके? ये प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय रसद नीति 2022 से। और राष्ट्रीय रसद नीति मैंने बहुत डिटेल में भी आपको पढ़ाया था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जुलाई 2023 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। रसद नीति की अगर हम बात करें तो इसके लक्ष्यों के संदर्भ में आपके निम्न में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। कथन एक दिया हुआ है कि वर्ष 2030 तक जो है वो भारत में लॉजिस्टिक की लागत, अब भारत में लॉजिस्टिक की लागत कितनी है? 13 से 14% के आसपास है, और उसको क्या करना है? घटाना है। और घटाकर कितना करना है? वैश्विक बेंचमार्क के करीब, और वो कितनी है? 8%। तो हमें घटाकर 13 से 14 से घटाकर 8% के आसपास लेकर आना है। ये इसमें पहला जो है हमारा उद्देश्य या फिर लक्ष्य आता है। कथन 2 में दे रखा है वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसके अंदर हमें क्या करना है? विश्व के सर्वोच्च जो 25 देश है उसमें भारत को लाना है। तो बिल्कुल भारत को लेकर आना है। भारत की वर्तमान में रैंकिंग जो है वो इसमें 38वीं रैंकिंग थी, उसको टॉप 25 में लेकर आना है। यानी कि ये वाला कथन भी एकदम सही है, ये वाला कथन भी एकदम सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, री एग्जाम में राष्ट्रीय रसद नीति से बहुत डिटेल में मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ा रखा है। अगला देखिए, अगला आता है आपका अगला प्रश्न कौन सा है? भारत के अंदर सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई, इसकी बात करना चाह रहा है। इस उपक्रम के अंदर कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पोर्टल है जो कि स्टार्ट किया गया है किस चीज के लिए? आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो एमएसएमई के अंदर बहुत इजी वे में हो और कागज विहीन हो, यानी कि जिसमें कोई कागज की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसा कौन सा पोर्टल है? चैंपियन पोर्टल है, या फिर रैंप पोर्टल है, या फिर समाधान पोर्टल है, या फिर आपका उद्यम पोर्टल है? तो इसके बारे में जो है आपको क्या करना था, इसमें बताना था। तो जैसे चैंपियंस जो पोर्टल है इसका संबंध भी किससे है? आपके एमएसएमई से ही इसका संबंध आता है। चैंपियंस पोर्टल का जो कि एक प्रकार की प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ ये पोर्टल आता है, ठीक है? रैंप पोर्टल जो है ये भी किसका है? आपका एमएसएमई का ही है। एमएसएमई का ये सारे के सारे पोर्टल इसी के ही है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए रैंप काम करता है। समाधान पोर्टल जो भुगतान के अंदर देरी होती है उसके लिए काम करता है, ये भी एमएसएमई के लिए है। एक आता है आपका संबंध पोर्टल, वो भी किसके लिए है? एमएसएमई के लिए ही आता है। और एक पोर्टल आता है आपका उद्यम पोर्टल जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है वो बात करता है, और आपके एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल के माध्यम से होता है। 2020 की शुरुआत होती है, ये आपका आ जाता है। और ये कब पूछा हुआ है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो आपके जुलाई 2023 के अंदर होता है उस एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके लिए निर्यात तत्परता जो सूचकांक है या फिर आपके एक्सपोर्ट आपके परसेप्शन जो इंडेक्स है उसके अंतर्गत कौन उसको तैयार करता है? यानी कि उसको तैयार करने वाला जो है वो कौन है? यानी कि निर्यात जो तत्परता सूचकांक है उसको कौन रेडी करता है? उसको तैयार जो है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है क्या? भारत का वित्त आयोग करता है, या फिर नीति आयोग जो है उसके द्वारा किया जाता है, या फिर आपके जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, या फिर आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक वित्त आयोग का इसमें कोई लेना देना नहीं है, विदेश मंत्रालय का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये निर्यात से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अंदर जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में नहीं आएगा। इसमें नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक जो संस्थान है इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको जारी किया जाता है निर्यात तत्परता जो सूचकांक है उसको इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसकी लेटेस्ट रैंक वगैरह जो है वो भी मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है ये वाला प्रश्न किसमें आया हुआ है? ये भी आपके सेकंड ग्रेड के अंदर ही आया हुआ है, जुलाई 2023 वाले में आ रहा है, चॉइस हो गया गलती से। अगला देखिए, भारतीय वस्त्र उद्योग, अब वस्त्र उद्योग के बारे में इतना अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जुलाई जो 2023 के अंदर हुआ था उसी के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। भारतीय वस्त्र उद्योग में से कौन सा कथन जो है वो आपके क्या है? सही है, इसके बारे में जो है आपको बताना था। जैसे कि कथन एक और कथन दो कथन दिए हुए हैं। पहला है कि वस्त्र उद्योग भारत के अंदर प्रत्येक रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, तो देता है, बिल्कुल देता है, कई लोगों को देता है, लेकिन ये डेटा अपडेट हो गया है। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य जो श्रृंखला है उसके लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री मेगा आपके एकीकृत या इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल लेजर अपैरल पार्क पीएम की घोषणा की है। तो सभी राज्यों के अंदर नहीं है, वो केवल 7 ही राज्यों के अंदर की गई थी, इसलिए कथन 2 तो वैसे गलत है और कथन 1 वैसे सही है, लेकिन इसमें जो है आपके गड़बड़ी है कि अभी जो है आपके क्या हो गया है? अपडेट हो गया है। तो वो मैंने इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको क्लास में बता दिया है कि भाई कितने क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगला है आपके विश्व बैंक के द्वारा 2019 के लिए तैयारी के लिए कारोबार में सुगमता यानी कि आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आपके क्या हुआ था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी हुआ था, उसके अंदर भारत विश्व में किस स्थान पर था? तो इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह पर जो है वो अब कौन सी आ जाती है? बी रेड्डी के नाम से जो है वो आपके बी रेड्डी के नाम से जो है वो नई रिपोर्ट आ गई है विश्व बैंक की, जो 2024 के अंदर जारी की गई है। पहले इसकी जगह पर कौन सी आती थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ रही थी, जो लास्ट टाइम 2019 में ही जारी की गई, उसके बाद में 2021 इसको बंद कर दिया है, और उसमें भारत की रैंक जो है वो कौन सी थी? 63 थी। अब प्रश्न 2023 में पूछा जा रहा है, लेकिन आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग पूछा गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है? अगला है कि विनिवेश क्या है? जब अपने एलपीजी की बात करी थी उसमें मैंने बताया, और ये प्रश्न आपके दिसंबर 2024 के अंदर पूछा हुआ है संस्कृत एजुकेशन में कि विनिवेश किसे कहते हैं? विनिवेश से क्या तात्पर्य? तो जब अपने एलपीजी की बात करी तो उसी के अंदर मैंने आपको जो है वो बताया था कि आपको जो आपको ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की इनकी बात आई तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था विनिवेश एक होता है निवेश, एक होता है विनिवेश। निवेश का मतलब होता है किसी चीज के अंदर पैसे डालना, और विनिवेश का मतलब होता है कि अपना कोई चीज बेचकर और पैसे प्राप्त करना। तो जब भी सरकार के द्वारा अपनी जो भी हिस्सेदारी है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेची जाती है जिसमें 51% से ज्यादा सरकार के पास रहता है तो उसको विनिवेश कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना, शेयर बाजार के अंदर सरकारी विनियोग में वृद्धि, शेयर बाजार में सरकारी विनियोग में कमी, और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण तो वैसे राष्ट्रीयकरण ही कहलाएगा, यहाँ पर जो है शेयर मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव आएगा तो वो आपके लिए होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी उद्योग है उनको निजी क्षेत्र को जो है बेच देना, अपनी हिस्सेदारी जो है बेच देना, वो बेसिकली क्या कहलाता है? आपका विनिवेश जो है वो कहलाता है, ठीक है? तो ये आता है आपके विनिवेश से संबंधित। अगला देखिए, अगला है आपका एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है एसोचैम इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो एसोचैम से संबंधित जो है आपका प्रश्न है। वैसे आपका डायरेक्टली जो है ये इन्वॉल्व नहीं है इसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो एसोचैम बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के अंदर क्या करती है जो है वो आपके भारत के अंदर जो है वो उद्योगों के विकास के लिए और आपके जो कॉमर्स वगैरह जो है यानी अकाउंट्स वगैरह जो है इसके लिए काम करने वाली जो है वो संस्था आती है। और इस संस्था की अगर अपन बात करें, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1919 एक ऑप्शन में दिया हुआ है, एक 1920, एक 1921, 1922। तो 1920 के अंदर जो है आपके एसोचैम की स्थापना होती है। वैसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। यहां तक जो है आपकी टीवाई इसके आगे आपके अभ्यास प्रश्न है जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो आपके क्या क्या प्रश्न जो है आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं, उनकी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। बात जो है वो आता है। अगला प्रश्न आता है भारत के अंदर लघु, सूक्ष्म लघु और जो आपके मध्यम उद्यम है उनको कागज विहीन और शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? अगर वही आ गया
लिखी है, ये पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है, यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसको क्या कर लिया हमने, इसमें यहाँ पर जो ले लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आपके थोड़े से प्रश्न एक दो प्रश्न रिपीट हो रहे थे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसके ऊपर बात करते हैं, इंडस्ट्रियल जो हमारे एक प्रकार से इंडस्ट्रियल आपके इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ जो आपके प्रोडक्ट या फिर आपके उत्पादन का होता है, उसके बारे में जो है वो किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है, ये आपका 2011-12 इसके अपना बेस ईयर देखा था। भारतीय रिजर्व बैंक है या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, नीति आयोग है या फिर वित्त मंत्रालय है। तो ये बेसिकली एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपके वही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष जो है क्या है, 2004, 5, 11, 12, 17, 18 या फिर आपके 20, 21 तो मैंने बता दिया है कि 2011 इसका बेस ईयर है। बाकी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को अपने डिटेल में पढ़ा था, इसके अंदर कितने भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, कितने हैं, वो सारी चीजें अपने बात कर ली। 8 जो हमारे प्रमुख उद्योग या फिर जिसको कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो आपके इस औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंदर कितने प्रतिशत का योगदान देता है, ये भी मैंने डिटेल में बता दिया है। 40.27% का योगदान है। और 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना है, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे कम योगदान किसका है, वो भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है वो आपका आता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न तो वैसे आगे तो टोटल तो 8 है, 8 के 8 आपको पता होना चाहिए। इस्पात उसमें है क्या, बिल्कुल है। सीमेंट उसमें क्या, बिल्कुल है। उर्वरक है क्या, उसमें बिल्कुल है। उर्वरक का योगदान क्या है, सबसे कम है योगदान। ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी उसमें क्या नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी शामिल नहीं है 8 कोर इंडस्ट्री में। आरएस मेंस के अंदर भी ये प्रश्न आपका जो है वो पूछा हुआ प्रश्न आ गया है। ठीक है, अगला देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, उसके अंतर्गत जो है वो उद्योगों को कितनी श्रेणियों के अंदर विभाजित जो है वो किया गया था। 2 में था, 3 में था, 4 में था, 5 में। तो 1948 वाली में तो 4 में था, 1948 के अंदर जो है वो 4 में था, लेकिन 1956 के अंदर 3 कर दिए गए थे। और 3 श्रेणियों में एक श्रेणी जो थी जो केंद्र के अधीन रहेंगे, दूसरे में केंद्र और जो है वो निजी क्षेत्र आ गया, और तीसरे के अंदर केवल निजी क्षेत्र रखा गया था। और लाइसेंसिंग जो है वो इसके अंतर्गत एक्टिव होता है। 1951 में आ गया था लाइसेंसिंग वाला, लेकिन 1956 की नीति के अंदर विस्तार से जो है वो आपके बताया गया था। अगला आता है देखिए, भारत के अंदर मेक इन इंडिया जो आपकी स्कीम है, ये मेक इन इंडिया स्कीम पहले किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी। तो मोदी जी जो है वो 2012 में नहीं आते हैं, 16-18 बहुत लेट हो गया। 2014 के अंदर मोदी जी एक स्कीम शुरू करते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की जगह पर मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में आइए और भारत में आकर क्या करना है आपको, जो है वो वस्तु बनानी है जिससे कि भारत को जो है वो क्या हो, आपके फायदा हो। अगला देखिए, अगला प्रश्न है उत्पादन आधारित जो आपके प्रोत्साहन योजना है, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव किस वर्ष जो है शुरू हुई थी। तो ये वाला प्रश्न भी जो है उसी प्रकार का है जैसे अभी स्टार्टिंग में अपने देखा था कि आपके उत्पादन से जुड़ी हुई कौन सी योजना है। तो 2018 है, 2020 है, 2022 है या फिर 2023 है, किससे संबंधित है, तो 2020 से संबंधित है, यानी 2020 में इस योजना की क्या होती है, आपके शुरुआत होती है। कौन सा उद्योग जो है वो 8 प्रमुख उद्योगों में सबसे अधिक योगदान देता है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे ज्यादा जो है वो योगदान कौन देता है। इस्पात है, बिजली है, कोयला है या फिर रिफाइनरी उद्योग है, कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि सबसे ज्यादा आपके क्या देता है, इसके अंतर्गत योगदान देता है। तो सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कौन है, आपका रिफाइनरी उद्योग है। कौन है, रिफाइनरी उद्योग जो है सबसे ज्यादा योगदान देता है, और 28.04 के आसपास इसका क्या आता है, योगदान आता है पूरी के पूरे 8 कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, ये रिफाइनरी हो जाएगा। सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है, तो उर्वरक का सबसे कम है, लगभग 2% के आसपास। भारत के अंदर राष्ट्रीय रसद नीति नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, वैसे डिटेल में अपन इसको चर्चा करेंगे। लॉजिस्टिक लागत को 8% तक कम करना, सड़क परिवहन में वृद्धि करना, भारतीय रेलवे का निजीकरण, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना। तो एनएलपी राष्ट्रीय रसद नीति का जो मेनली उद्देश्य यही है कि जो हमारा रसद के ऊपर लॉजिस्टिक के ऊपर जो हमारा खर्च आ रहा है 13 से 14%, उसको घटाकर हमें कितना लेकर आना है, 8% लेकर आना है, वैश्विक बेंचमार्क के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, इसमें 8% जो है वो एकदम क्या हो जाएगा, आपके सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला है भारत के अंदर 2024 तक जो है वो कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो महारत्न कंपनी किसको कहते हैं, उसकी क्या शर्तें हैं, वो अपने बात करिए। नवीनतम कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, अक्टूबर 2024 में बनती है। और कौन से क्रम की बनती है, ये 14वीं प्रकार की जो है वो कंपनी बनती है, यानी वर्तमान में कितनी है, 14 जो है वो हमारे महारत्न कंपनियां जो है वो स्थापित हो रही है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला देखिए, अगला है आपके बी रेडी के नाम से जो आपकी रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसकी जगह पर ये 2019 के अंदर जो है वो क्या हो गई थी, आपकी लास्ट रिपोर्ट आई थी। 2021 से इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसको कौन निकालता था, तो वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता था। और अब वर्ल्ड बैंक कौन सी जारी करने लगा, बी रेडी करने लगा। तो किसके द्वारा जारी होता है, विश्व बैंक या फिर आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है औद्योगिक क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन, यानी कि जीवी औद्योगिक क्षेत्र ऑल ओवर जो है वो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र की जीवी की बात हो रही है, उसमें खनन क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, वो आपको बताना है। कितना है भाई, 2% है क्या, 5 है, 8 है या फिर 10 है, तो 8% है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के जीवी के अंदर 8% कौन है, अकेला खनन क्षेत्र जो है वो अपना योगदान जो है रखता है इसके अंतर्गत, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि औद्योगिक जो क्षेत्र है उनके विभिन्न उप क्षेत्र और उनका योगदान दिया हुआ है। एक तरफ स्तंभ में औद्योगिक उप क्षेत्र दिया हुआ है जैसे कि विनिर्माण है, निर्माण है, खनन और उत्पादन है, उत्खनन है, और आपकी बिजली है, गैस है और आपके जल आपूर्ति है। इनके दूसरे स्तंभ के अंदर जो है उनका योगदान दिया हुआ है 16, 7, 2, 2। तो देखिए, विनिर्माण क्षेत्र हमारे औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान रखता है, और सबसे ज्यादा कितना रखता है, तो 16% हिस्सा रखता है। दूसरे नंबर पर निर्माण क्षेत्र आता है जो कि 7% हिस्सा रखता है। तीसरे नंबर पर खनन और आपके उत्खनन आता है 2%, और चौथे नंबर पर आता है बिजली, गैस और जल आपूर्ति जो कि आपके 2% के आसपास आता है। यानी कि 1 2 3 4 ही इसमें मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो हमारे 8 प्रमुख उद्योग है वो और उनका योगदान क्या कितना कितना है, उनको आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत मिलान करना है। मिलान करके जो आपको बताना है, जैसे कि हमारे 8 कोर इंडस्ट्री में पेट्रोलियम और रिफाइनरी उत्पादन जो है इसका सबसे ज्यादा योगदान है, मैक्सिमम योगदान है इसी का। तो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम इनमें से सबसे ज्यादा इसी का होगा, यानी ये इसके साथ मिलान करेगा 28.04। बिजली जो है, बिजली का कितना है, तो बिजली हमारे दूसरे नंबर पर आती है जिसका योगदान जो है वो दूसरे नंबर पर ही है 19%। इस्पात हमारे तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा योगदान है। कोयला हमारे चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा योगदान है। तो अगेन ये भी किसके साथ मिलान करेगा, 1 2 3 4 ही इसके अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। मिनिमम कौन देता है योगदान, तो उर्वरक या फिर जो हमारे फर्टिलाइजर है उसका योगदान सबसे कम जो है वो निकल कर आता है। अगर देखिए, भारत के अंदर औद्योगिक नीति और उनके वर्ष जो है वो कौन-कौन से है वो आपको बताना है। औद्योगिक नीति संकल्प और नई औद्योगिक नीति या फिर मेक इन इंडिया या फिर उत्पादन आधारित जो हमारी प्रोत्साहन योजना है, तो इसमें औद्योगिक नीतियां होनी चाहिए। वैसे उद्योग से जुड़े हुए जो भी नवाचार है वो सारे के सारे आपको बताना है। तो औद्योगिक नीति संकल्प जो है वो बेसिकली सेकंड जो हमारी औद्योगिक नीति उसी को ही हम औद्योगिक नीति संकल्प के नाम से जानते हैं, और ये कब आई थी, 1956 के अंदर ये आती है। फिर अगला आता है आपके नई औद्योगिक नीति। वैसे नई औद्योगिक नीति इसको नहीं कह सकते, लेकिन नई का मतलब याद हो गया, जिसके अंदर हमने एलपीजी को अपनाया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को। जब हमने वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उनके लिए हमारी अर्थव्यवस्था को खोला, तो ऐसी कंडीशन को हम नई औद्योगिक नीति कह सकते हैं। और ये हमारे 1991 के अंदर एलपीजी हमने अपना लिया था। मेक इन इंडिया स्कीम जो है मोदी जी 2014 में लेकर आते हैं, और पीएलआई स्कीम कब की है, 2020 की आपकी पीएलआई स्कीम आती है, मेनली निर्माण क्षेत्र के लिए आती है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ही इसमें मिलान कर रहा है अगेन, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका उद्योगों से जुड़े प्रमुख जो सरकारी विभाग है और उनकी जिम्मेदारी क्या है वो यहाँ पर बताई गई है। तो एक तरफ विभाग है, दूसरी तरफ उनकी जो है वो भूमिका दी हुई है कि यानी कि इनका मेनली जो है वो काम क्या है। तो इनका काम के ऊपर बात करें, जैसे कि डीपीआईटी जो है ये आपका सबसे पहला आता है। तो डीपीआईटी जो कि डिपार्टमेंट होता है किसका, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होता है। तो ये उद्योग के संवर्धन और उनके आंतरिक जो व्यापार है उनसे जुड़े हुए कार्य ये मेनली करता है। इसी प्रकार से एमएसएमई
मंत्रालय तो करेगा किसके लिए, एमएसएमई एंड माइक्रो स्मॉल और मीडियम, उनके लिए ही ये काम करने वाला है अगेन, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड जो सीआईएल है, ये किसके लिए काम करेगी, कोल इंडिया यानी कोयले के लिए काम करेगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इस्पात के लिए करेगी, स्टील के लिए काम करेगी। अगेन वही 1 2 3 4 इसमें मिल रहा है, ये थोड़ा सा इजी प्रश्न हो गया है वैसे तो, ठीक है ना। तो ये आपका आता है, एक आपके लिए सूचना है, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो आपके फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड का जो आपके फर्स्ट पेपर है, वो फर्स्ट पेपर आपके पूरा का पूरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाया जा रहा है और उसमें आपको टोटल 25 टेस्ट जो दिए जा रहे हैं, 15 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ है। वीएसआर 01 लगाइए, इसके ऊपर छूट मिल जाएगी आपको 21% की। वीएसआर 01 अगर आप लगाते हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट अभी 4-5 हुए लेकिन ऑनलाइन है, तो आप जब भी जुड़ेंगे तब इसको आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आता है कि इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, यानी कि किस संस्था के द्वारा इस सूचकांक को जो है जारी किया जाता है बेसिकली। तो सबसे पहला आता है इसमें वही चीज आपने की हुई उसी को नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको जारी करने वाला जो आपके संस्था का नाम है यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स और उसी का ही ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी है, उसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। उसको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला नाम है कि किस संस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो वो संस्था का नाम क्या आता है आपका, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, यहाँ पर अमेरिका वाला यूएस है और चैंबर ऑफ कॉमर्स जो स्पेशली कॉमर्स की बात यहाँ पर करता है। इसी के अधीन यानी कि इसी संस्था के अधीन जो है वो क्या आता है, एक विभाग आता है, इसी का एक डिपार्टमेंट आता है और उस डिपार्टमेंट को कहा जाता है जीआईपीसी। जीआईपीसी से आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। जीआईपीसी वो जो ऊपर लिखा हुआ वही है। जी का मतलब है ग्लोबल, पी का मतलब आता है आपका सॉरी ग्लोबल, आई का मतलब हो जाएगा इनोवेशन, पी का मतलब है पॉलिसी, सी का मतलब है सेंटर। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, आराम से पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के किस विभाग के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना यानी कि सेंटर की स्थापना कब होती है, 2012 के अंदर इसकी स्थापना होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। अगला आता है कि उद्देश्य क्या है इसके, यानी कि इस सूचकांक के क्या उद्देश्य है। सूचकांक का उद्देश्य जैसे मैंने अभी कहा कि विभिन्न जो देश है उन देशों के अंदर जो बौद्धिक संपदा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस बौद्धिक संपदा प्रणाली की प्रभावशीलता के मूल्यांकन करना, यानी कि किस देश के अंदर कितने अच्छे बौद्धिक जो है लोग रह रहे हैं उनका मूल्यांकन करना और उसमें देशों की रैंकिंग जारी करने का इसमें मेन जो लक्ष्य आता है। ये जो आपके सूचकांक है ये प्रति वर्ष जारी होता है। कुछ सूचकांक ऐसे होते हैं जो 2 साल में जारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 5 साल में जारी होते हैं, लेकिन ये वाला कैसे होता है तो हर साल जो है नवंबर दिसंबर के आसपास ये जारी होता है। वेबसाइट का आपको कोई काम नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रकाशन वाली संस्था कौन सी है, तो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, उसका विभाग है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। 2012 में इसकी स्थापना होती है, हर साल ये रिपोर्ट जारी होती है और वही पूरे के पूरे जो देश है विश्व के उनको इसमें सम्मिलित करके और रैंक जो है वो जारी की जाती है। भारत की रैंकिंग और प्रदर्शन जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही आता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको भारत की रैंक पूछी जाती है। तो भारत की जो रैंक है वो 55 देशों के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। कई बार जो है वो आपके एग्जाम के अंदर देशों की संख्या भी पूछी हुई है। तो 55 देश के अंदर भारत का स्थान कौन सा है, तो 42वां स्थान है, यानी कि 42 नंबर पर भारत आता है। टोटल 55 देशों को इस बार इसमें जो है वो सम्मिलित किया गया था। 2024 का जो इंडेक्स था उसके अंदर कुल देश कितने थे, 55, उसमें 42 नंबर पर भारत आता है। भारत का स्कोर कितना था, तो भारत का ओवरऑल स्कोर था 38.64%। ये भारत का इसके अंतर्गत स्कोर रहने वाला है। शीर्ष देश कौन से थे इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि आपको ऐसे लिखते हैं कि इसमें भारत की रैंक 42वीं है, जबकि इसमें पहले नंबर पर अमेरिका रहा है या फिर यूके रहा है या फिर फ्रांस रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर कौन रहा है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके इसमें दूसरे नंबर पर रहा है और तीसरे नंबर पर कौन है, तो फ्रांस इसमें तीसरे नंबर पर है। तो फर्स्ट पर आ जाता है आपका यूएस आता है, ठीक है, फर्स्ट पर यूएस है, सेकंड पर कौन आता है आपका यूके आता है और थर्ड पर कौन आता है आपका फ्रांस आता है। लेकिन भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की है 42nd या फिर आप 42वीं रैंक कह सकते हैं। यहाँ पर आपके भारत है और ऑल ओवर कितने देश शामिल किए गए हैं, तो 55 देश इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये तो वो डेटा है जो आपको स्पेशली याद रखना है, जो हर बार चेंज होता रहता है। ये भारत की रैंक चेंज होगी, भारत का स्कोर चेंज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज होंगे, तो ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको हर बार अपडेट करना होता है। बाकी ये वाला जो है ये एकदम फिक्स रहेगा, हर बार ये काम आएगा, ये चीज चेंज होने वाली है। भारत की रैंकिंग जो है वो क्या इंगित करती है, यानी कि भारत की जो रैंक है वो 42वीं आई है और ये 42वीं रैंक क्या बताती है हमें, तो ये बता रही है कि भारत जो है ये पेटेंट और जो ट्रेडमार्क है, पेटेंट और जो ट्रेडमार्क फाइलिंग है उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेसिकली इसको जब अभी अपन आगे देखेंगे कि इसको टोटल 9 ऐसे संकेतक हैं जो कि इस सूचकांक को निकालने के अंदर सहायता करते हैं और बौद्धिक संपदा के अंदर सारे के सारे सूचकांक को माना गया है। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। जैसे पेटेंट का मतलब हो गया कि किसी देश ने कोई नई दवा बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहली बार जब अपन सुन रहे थे तब आपके रूस के द्वारा जो दवाई बनाई गई थी आपके कोरोना की, भारत के द्वारा जो है वो कोरोना के लिए दवाई बनाई गई थी, अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी, ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई, चाइना के द्वारा बनाई गई। तो सब देशों ने अपनी अपनी जो आपके कोरोना की दवाई बनाई थी, जो आपके वैक्सीन बनाई थी, तो सब लोग किसके चीज के पीछे भाग रहे थे, वो पेटेंट के पीछे भाग रहे थे कि हमें उसका पेटेंट मिलना जरूरी है ताकि वो सूत्र हमारे ही देश के नाम से जो है वो जाना जाए। इस वजह से उस समय सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी हुआ करती थी, पेटेंट की हुआ करती थी। तो पेटेंट अपने आप में क्या है, उस देश का एक आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट का मतलब हो गया कि किसी ने अगर आपके मान लीजिए कोई ऐसा साहित्य लिखा है या फिर कोई ऐसा जो है वो नोवेल लिखी है जिसके ऊपर उसको पेटेंट कॉपीराइट चाहिए कि भाई मुझे जो है वो इसके ऊपर कॉपीराइट चाहिए, कोई इसकी कॉपी ना कर पाए और अगर कोई कॉपी करे तो मेरे को सजा देवे और मुझे मतलब दुनिया वालों को ये पता चलना चाहिए भाई ये चीज जो है वो हमने लिखी है। इसी प्रकार से ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं। तो इसमें यही पता चल रहा है कि 42वीं रैंक 55 देशों में भारत के आने का मतलब है कि भारत जो है पेटेंट और ट्रेडमार्क की जो फाइलिंग है, यानी कि जो यहाँ पर भेज रहा है वो इस यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स में वो सबसे ज्यादा पेटेंट और ट्रेडमार्क भेजा जा रहा है। दूसरा पॉइंट आ रहा है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए भी कई सरकारी नीतियां जो है भारत ने लागू करी है। और तीसरा पॉइंट आता है कि लेकिन आईपीआर परिवर्तन और विवाद समाधान में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है, यानी कि इनमें अगर कोई विवाद है तो उन विवाद के ऊपर और इसको एनफोर्समेंट करने के लिए यानी कि इसको लागू करने के लिए कई सारी हमारे जो समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है हमारे लिए आवश्यक है। तो ये भारत की रैंक इसमें से साबित करती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो इसमें से प्रश्न आ सकता है वो कैसा आएगा वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो सूचकांक के मूल्यांकन के प्रमुख मानक, और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन के लिए जो है वो कितने संकेतक तय किए गए हैं। हम हर जो है रिपोर्ट के अंदर इन चीजों को विशेष ध्यान रखते हैं कि ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं हो इन चीजों से। यानी कि कुल 9 ऐसे संकेतक हैं जिनके आधार पर किसी भी देश को रैंक दी जाती है किसके अंदर, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। भाई जिस देश में जितने ज्यादा पेटेंट आएंगे, जिस देश से जितने ज्यादा कॉपीराइट आएंगे, उन देशों के अंदर जो है वो उतने ही ज्यादा हम क्या रखेंगे उसको अंक देंगे और उसकी रैंक उतनी ही अच्छी आने वाली है बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। तो टोटल 9 है, संभव है आपको 9 के नाम नहीं पूछे जाएंगे। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में ये संकेतक पूछा जा सकता है और इसमें कथन वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे पहला प्रश्न आ जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन आ सकते हैं और उसमें पहला पॉइंट लिखा आ सकता है कि इसे जारी करने वाली संस्था जो है वो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स है। दूसरा आ सकता है कि 2024 के सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो 42वीं है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका रहा है। तीसरा आ सकता है कि इस सूचकांक को बनाने में कुल 9 मानकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न आ सकता है। तो 9 मानक या फिर 9 संकेतक है जिनके आधार पर इसको तैयार करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका पेटेंट, पेटेंट जो है वो किसी भी वस्तु पर लिया जाता है। दूसरा आता है कॉपीराइट, कॉपीराइट जो है किसी कंटेंट के ऊपर लिया जाता है, चाहे वो आपके लिखित में हो चाहे वो आपके डिजिटल में हो, वो कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी जो है वो किसी न किसी वस्तु के ऊपर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कॉपीराइट के लिए इस प्रकार से सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ट्रेडमार्क के लिए जो है इस प्रकार से जो है टीएम लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क किसी भी वस्तु को आप देखोगे तो ये सारी की सारी चीज बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने इसके लिए कॉपीराइट प्राप्त कर रखी है। जैसे कि आप अगर कई सारी किताबों के ऊपर देखोगे तो उसमें लेखक का नाम रहेगा प्रॉपर और उस पे कॉपीराइट लिखा रहेगा। इसका मतलब कि ये जो इसके अंदर लिखा गया मटेरियल है, जो इसके अंदर कंटेंट है, वो उस व्यक्ति ने खुद की मेहनत से इकट्ठा कर रखा है। इस वजह से वो कॉपीराइटर उसको कॉपी करेगा तो उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट के अंदर।
ठीक है, इसी प्रकार से आपके ट्रेडमार्क होता है। 4 नंबर पर इसमें रखा गया है 9 संकेतक में औद्योगिक डिजाइन अधिकार, जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स के नाम से। अगर कोई औद्योगिक जो चीज है वो अगर किसी ने प्राप्त कर रखी है, जिसको आईडीआर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पांचवा आता है आपके व्यापार रहस्य संरक्षण या फिर ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, जिसके अंदर किसी भी व्यापार के अंदर कोई रहस्य का मतलब हो गया कि कोई ऐसी विशेष चीज जो है उसके अंदर हो। जैसे अपन खाते हैं, डेयरी मिल्क अपन खाते हैं, अपन जो है वो मंच भी खाते हैं, अपन नॉर्मल चॉकलेट भी खाते हैं, लेकिन उन चॉकलेट में कुछ स्पेशल टेस्ट होता है, वही उसका रहस्य, वही उसका क्या सीक्रेट है, वो नहीं पता चलना चाहिए। तो वो भी जो है इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, एक प्रकार से राइट को जो है लिया जाता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परिसंपत्तियों का व्यवसायीकरण के नाम से या फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स, यानी कि जो आईपी के नाम पर जो भी लोगों के पास में क्या है असेट है, जो भी आपके उनके पास में परिसंपत्ति है, उनके ऊपर भी ये चीज जो है लागू करते हैं। अगला है बौद्धिक संपदा, जो है वो आपके प्रवर्तन के नाम से आता है। ये प्रवर्तन है, यानी आईपी एनफोर्समेंट के नाम से आता है। ये इसमें 7 नंबर का माना जाता है। आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना है ज्यादा। व्यवस्थित दक्षता यानी कि सिस्टमैटिक एफिशिएंसी इसके अंदर रखा जाता है। और 9 नंबर पर आता है अंतरराष्ट्रीय संधियों में भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो बौद्धिक संपदा को लेकर ट्रीटी होती है, उसमें उस देश के द्वारा कितनी भागीदारी निभाई जा रही है। तो इन 9 के अंदर किसी भी देश का क्या स्थिति है, क्या जो है वो लेवल है, उस आधार पर उस देश को रैंक दी जाती है बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। ये टोटल आपके 9 इसके अंतर्गत आते हैं। भारत की बौद्धिक संपदा प्रणाली की जो स्थिति है, उसमें मजबूत स्थिति भारत की किस चीजों में है और भारत की कमजोर जो क्षेत्र है वो कौन से है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो पहले अपन भारत की उपलब्धियां देख लेते हैं या फिर मजबूत क्षेत्र देख लेते हैं। पहला आता है जो अपन स्टार्टिंग में देखा कि भारत जो है पेटेंट और ट्रेडमार्क की फाइलिंग के अंदर काफी वृद्धि हमको देखने को मिली है। आईपीआर की जागरूकता जो बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास हुए हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पर नवाचार आया है काफी स्थिति के ऊपर। हमने कल क्लास के अंदर भी देखा था कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुकूलन जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो भी सरकार ने शुरू करी है और राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हमारे सुधार की आवश्यकता कहां पर है? हमारे आईपीआर प्रवर्तन प्रणाली जो है कमजोर है, यानी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन की घटनाएं हमारे बहुत ज्यादा होती है। लोग एज इट इज कॉपी को जो है वो जो भी साहित्य है या फिर कोई भी वस्तु है उसको एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट कॉपी के रूप में बेचते हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कि अपन देखते भी है एडिडास लिखा हुआ रहता है, उस एडिडास को डी कॉपी करेंगे, एडी पास कर देंगे और बिल्कुल एज इट इज वही पैटर्न, सब कुछ वही शूज का पैटर्न रहेगा। लोग पहचान नहीं पाएंगे भाई ये ओरिजिनल है नकली है। जो अनपढ़ है या फिर सामान्य जिसको पता नहीं है ऐसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं छोटी एबीसीडी में, तो वो तो उसको एडिडास समझ के खरीद लेगा। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो उसको फर्स्ट कॉपी समझ कर खरीद लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर कॉपी बहुत ज्यादा होता है, ये अपन आपने देखा होगा। बिस्लेरी की भी कॉपी जो है कई सारी अपन देखते हैं, वो तो पानी की बोतल आती है। ये तो हो गया हमारे यहाँ पर जो है वो ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसमें इनका उल्लंघन होता है। अगला है डिजिटल जो अधिकार और साइबर सुरक्षा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बौद्धिक संपदा जो विवाद है उनके समाधान के अंदर हमारे देरी है। बहुत विवाद भी होते हैं लेकिन उन विवादों को सॉर्ट आउट करने में भी भारत सरकार बहुत पीछे है। ये हमारे यहाँ पर कमजोर क्षेत्र है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ये हमारे मजबूत क्षेत्र निकल कर आते हैं। भारत सरकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए प्रमुख जो पहल है वो कौन-कौन से शुरू की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपके कथन में दे दिया जाए और कथन के अंदर पूछ लिया जाए अलग से, ठीक है ना, उसी कथन के अंदर उसी प्रश्न के अंदर। जैसे कि पहला और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 में लाई गई थी, बिल्कुल लाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है वो आईपीआर नीति 2016 में लाई गई थी। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा और काम क्या किया गया था? तो निपाम के नाम से, निपाम का मतलब राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, एक मिशन चलाया गया था जो बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूक बनाएगा लोगों को, जिसमें छात्र है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, उन सबके बीच में आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके बारे में जो है बताने का ये काम करेगा। उसके बाद में एक और आता है जिसको कहा जाता है आपके कपिला, कपिला के नाम से जाना जाता है। कलाम आईपीआर साक्षरता और जागरूकता अभियान जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर शुरू किया गया। तो कपिला का संबंध भी किससे है? आपके बौद्धिक संपदा से है और निपाम का संबंध भी किससे है? बौद्धिक संपदा से ही है। तो जो आपके कपिला है ये क्या करता है? तो इसमें अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करना, यानी कि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किसको? पेटेंट को बढ़ाना। जबकि इसका मतलब क्या है? छात्र, स्टार्टअप और एमएसएमई के अंदर आईपीआर की जागरूकता बढ़ाना और आईपीआर नीति के अंदर क्या है? बौद्धिक संपदा संरक्षण नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। और एक आता है आपके आईपीआर प्रवर्तन और न्यायिक सुधार, जिसके अंदर अगर कोई समस्या है तो उनके समाधान के लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन से जुड़े जो भी मामले हैं उनके समाधान में तेजी लाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रवर्तन और न्यायिक सुधार के रूप में भी जो है आपके लागू किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला आता है? 1 नंबर का आता है जिसकी अपन बात करी है यहाँ पर आपके अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सी संस्था जारी करती है? यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, उसका ही एक सेंटर है जिसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी होती है। भारत की रैंक 2024 के अंदर 55 देशों में 42वीं है। स्कोर हमारा 38.64 है। पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे पर यूके है, तीसरे पर फ्रांस है 42 पर भारत है और 55 टोटल इसमें देश आ जाते हैं, ठीक है। टोटल 9 मूल्यांकन या फिर संकेतक जो है उनके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें से आप 2-3 याद रख सकते हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, ठीक है। इसके अलावा भारत के मजबूत क्षेत्र, भारत के कमजोर क्षेत्र, भारत में कौन-कौन सी पहले करी आईपीआर जो आपकी पॉलिसी है 2016 की वो आती है। निपाम आता है, कपिला आता है और आईपीआर इसके लिए आईपीआर की प्रवर्तन और जो आपकी न्यायिक सुधार है वो चीज इसमें निकल कर आती है। अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, आपके किसी डिप्टी जनरल की तैयारी कर रहा है तो उन सबके लिए डिप्टी जनरल का एक स्पेशल कोर्स जो बनाया गया है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। दी रेडी रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा की जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करने वाले हैं और बाकी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो 2024 के अंदर ये रिपोर्ट आती है। पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर पुरानी वाली रिपोर्ट की भी बात करेंगे। किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक समूह या फिर वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा जो है वो आपके बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। कौन सा विभाग करता है? तो बी रेडी नाम से ही एक विभाग बनाया हुआ है विश्व बैंक में, वो इसको जारी करता है। ये तो भी प्रकाशन करने वाली संस्था, तो विश्व बैंक का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इस रिपोर्ट का मेनली उद्देश्य क्या है, इसको जारी करने का क्या उद्देश्य है? तो बी रेडी या फिर बिजनेस रेडी रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के समावेशी विकास से है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर उनका एक प्रकार से जो है वो समावेशी विकास उसके उद्देश्य से ये काम करती है। पहला तो इसका ये उद्देश्य है। दूसरा है कि यह रिपोर्ट ने केवल व्यवसाय के हित को आगे बढ़ाती है, यानी कि व्यवसाय के हित के लिए तो ये काम करती है। इसके अलावा ये श्रमिकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, नए उद्यमों के लिए और प्राकृतिक पर्यावरण के जो हित होते हैं उनको भी ये महत्व देती है, तो उनके लिए भी ये काम करती है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि मुख्य उद्देश्य भी रेडी रिपोर्ट का है निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उसके डेवलपमेंट का इसका मेन उद्देश्य जो निकल कर आता है। तो विश्व बैंक संस्था हो जाती है और प्राइवेट सेक्टर के लिए ये काम करती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ये आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके प्रमुख जो विषय है या फिर इसके जो प्रमुख मानक है वो टोटल मानक कितने हैं, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 10 ऐसे विषय या फिर 10 ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी रिपोर्ट जारी की जाती है। 10 कौन से मानक इसमें रखे जाते हैं? सबसे पहले किसी भी देश की जो रैंक आएगी बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी में वो रैंक इन 10 आधारों पर आएगी। पहली उस देश के अंदर व्यवसाय के अंदर प्रवेश करने की, यानी कि किसी भी बिजनेस में एंट्री लेने की जो सुगमता है वो कितनी इजी है और कितनी कठिन है उस आधार पर। दूसरा वहां पर व्यवसाय का स्थान जो है वो कैसा है, यानी कि बिजनेस की लोकेशन जो है वो कैसी है उस कंट्री के अंदर, ये दूसरी चीज आती है। तीसरा आता है उपयोगिता सेवा, यानी कि उस देश के द्वारा जो है वो कितनी अच्छी सेवाएं जो है वो दी जा रही है, वो इसमें आता है तीसरा पॉइंट। चौथा आता है उस देश के अंदर जो है श्रम यानी कि लेबर जो है वो कितना क्या है, लेबर चार्ज क्या है, लेबर की उपलब्धता कितनी है। पांचवा आता है वहां पर वित्तीय जो सेवाएं है, फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उनकी सुविधा कैसी है, वहां पर जो है बैंकिंग सेक्टर कैसा है, वो इसके अंदर 5वें नंबर पर विषय आता है। छठा आधार रखा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, यानी कि उस देश के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, इजी वे में हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो आता है। सातवां आता है कराधान, यानी कि टैक्सेशन, उस देश के अंदर टैक्स यानी कि कर की जो आपकी प्रणाली है वो कैसी है, कठिन है या फिर इजी है, विदेशी कंपनियों के लिए कैसी है वो चेक किया जाता है। आठवां आता है विवाद समाधान, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है तो उसके समाधान की जो प्रणाली है वो उस देश के अंदर कैसी है, ये उसका एक आधार होता है। नौवां आता है बाजार प्रतिस्पर्धा, यानी कि उस देश के अंदर मार्केट जो कंपटीशन है वो कैसा है, वहां पर प्रतिस्पर्धा जो है वो कैसी है, ये चेक किया जाता है। और 10वां आता है व्यवसाय दिवालियापन, यानी कि बिजनेस इनसॉल्वेंसी, यानी कि बिजनेस के अंदर या फिर व्यापार के अंदर जो दिवालियापन है वो कैसा क्या रहता है। तो 10 इसमें पॉइंट आते हैं, टोटल 10
10 विषय रहते हैं, वहां पर किसी व्यवसाय के अंदर प्रवेश कैसा है, वहां का व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कराधान जो है वो कैसा है, विवाद समाधान प्रक्रिया कैसी है, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन। ये टोटल ऐसे 10 जो विषय है, इनके आधार पर इनको जो है मूल्यांकन किया जाता है, प्रत्येक देश को रैंक इसके अंतर्गत दी जाती है। इसके साथ साथ में 3 इसके स्तंभ भी है। स्तंभ कितने हैं? तो 3 इसके स्तंभ आते हैं। बी रेडी जो आपकी रिपोर्ट है, इसके अंदर 3 स्तंभ रखे जाते हैं। प्रत्येक विषय को जो है वो 3 मुख्य स्तंभ के ऊपर, इन विषयों को जो 10 विषय है, इन 10 विषयों में से प्रत्येक विषय जो है उसको 3 स्तंभ के आधार पर आंका जाता है। प्रत्येक जो आपके विषय है उसके 3 स्तंभ है। आगे पहला आता है नियामक ढांचा, दूसरा आता है सार्वजनिक सेवाएं, तीसरा आता है परिचालन दक्षता। तो नियामक ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं, परिचालन दक्षता, ये प्रत्येक के लिए होगा। जैसे कि वहां पर व्यवसाय में प्रवेश की स्थिति कैसी है, इसको चेक किया जाएगा नियामक ढांचे से, सार्वजनिक सेवाओं से और परिचालन दक्षता से। तो प्रत्येक जो विषय है उसका मूल्यांकन जो है वो 3 स्तंभ के ऊपर आधारित है, जिसमें पहला आता है नियामक ढांचा, जिसके अंदर जो है वो नियम और विनियम जिनका फर्मों को पालन करना आवश्यक है वो चेक किया जाता है, नियम वगैरह, यानी जिसमें नियम और विनियमों को रखा जाता है। दूसरा आता है सार्वजनिक सेवाएं, जिसमें सरकार के द्वारा जो प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं और बुनियादी ढांचा है जो व्यवसाय किसी गतिविधियों का समर्थन करता है, तो सरकार के द्वारा जो प्रदान आपकी सेवाएं वगैरह है वो आती है। और तीसरा आता है परिचालन दक्षता, जिसके अंदर फर्मों की विनियमों के अनुपालन और आपके जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनके उपयोग की सरलता इसमें रखी जाती है। तो ये 3 आपके प्रमुख स्तंभ आते हैं, जिसमें इन 10 विषयों को जो है वो रख के चेक किया जाता है। तो इन 3 स्तंभों से ये 10 विषय निकलते हैं। फिर इन 10 विषयों के आधार पर, इस उद्देश्य के आधार पर विश्व बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। एक इसके अंदर एक थीम आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछी जा सकती है। इसमें आती है क्रॉस कटिंग थीम्स। क्रॉस कटिंग थीम्स का मतलब है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें 3 जो है वो क्या है आपके प्रमुख क्रॉस कटिंग थीम्स है। 3 जो है वो थीम्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहला आता है आपके डिजिटल अपनापन, दूसरा आता है आपके पर्यावरण स्थिरता और तीसरा आता है आपके लैंगिक समानता। यानी कि इन 3 चीजों के ऊपर भी ये ध्यान देती है रिपोर्ट कि उस देश के अंदर, जिस देश को रैंक दे रहे हैं, उस देश में डिजिटल अपनापन कितना है, यानी कि डिजिटल जो आपके एक प्रकार से दुनिया है उसके साथ उसका कितना अच्छा कॉन्टैक्ट है। तो व्यवसायिक वातावरण में डिजिटल जो एकीकरण है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वहां पे व्यापार व्यवसायिक जो वातावरण है उसमें डिजिटलीकरण कितना क्या हो रहा है। दूसरा है पर्यावरणीय स्थिरता, यानी कि वहां पर जो भी आपके व्यापार हो रहा है, जो भी उद्योग धंधे जो भी काम चल रहा है, उन व्यवसायों के ऊपर लागू जो है वो स्थिरता संबंधी नियमों का विश्लेषण, यानी कि वहां पर पर्यावरण संबंधी जो है वो कैसे विनियमन है वो इसमें चेक किया जाता है। और तीसरा है लैंगिक समानता, जिसके अंदर लिंग संवेदनशीलता विनियमों और आपके कार्यक्रमों का परीक्षण होता है कि उस देश के अंदर महिला और पुरुष के अंदर कितनी विभिन्नता रखी गई है और कितनी समानता रखी गई है। तो 3 इसके अंदर क्रॉस कटिंग थीम्स आती है। डिजिटल एक बात है आपकी कौन सी डिजिटल, ये आपको इनको मोटा-मोटा याद रख लीजिए। एक डिजिटल के लिए है, दूसरी है पर्यावरण के लिए और तीसरी है लैंगिक समानता के लिए। तो 3 इसमें मोटी-मोटी क्या आती है क्रॉस कटिंग थीम आती है। डिजिटल अपनापन कैसा है, पर्यावरण के लिए जो है वो कैसी है और लैंगिक स्थिरता जो है वो कैसी है। तो ये 3 चीजें इसमें निकल कर आती है। फिर अगला है डेटा संग्रहण की प्रक्रिया, यानी कि डेटा जो है वो कैसे संग्रहण किया जाता है इस रिपोर्ट के लिए। तो बी रेडी या फिर बिजनेस रेडी रिपोर्ट के लिए डेटा संग्रहण के अंदर जो है वो विशेषज्ञ प्रश्नावलियों को और फर्म स्तरीय सर्वेक्षणों का उपयोग जो है किया जाता है। यानी कि इसमें एक तो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो विशेषज्ञ वाले प्रश्न रखे जाते हैं और दूसरा फर्म स्तरीय, प्रत्येक फर्म स्तर के ऊपर जो है सर्वेक्षण करवाया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। और विनियामक और सार्वजनिक सेवा पहलू के लिए जो विशेषज्ञ प्रश्नावलियों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है। जबकि परिचालन दक्षता के लिए विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण, यानी कि 2 चीजें इसमें होती है, एक तो विशेषज्ञ प्रश्नावली होती है और दूसरा सर्वेक्षण जो है वो इसमें किया जाता है प्रत्येक फर्म का, उस आधार पर डेटा जो है वो इसके अंदर संग्रहण किया जाता है। फिर आता है भौगोलिक कवरेज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके प्रश्न के अंदर जो है वो लिखा हुआ आ सकता है। भौगोलिक कवरेज का मतलब हो गया कि इसमें कौन-कौन शामिल है। तो 2024 के अंदर ये पहली बार रिपोर्ट शुरू होती है, तब इसमें जो है 50 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया था। 2024 के अंदर जब ये पहली बार, एक ही बार आई है, तो 2024 में जब ये पहली बार आई तो 50 इकोनॉमी 50 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2024 से 2026 यानी कि 2026 तक इसमें 180 अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचाने का जो है टारगेट रखा गया है। अगर ये दोनों इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए। पहली लाइन तो क्या आती है कि 2024 में ये पहली बार जब आई है तो 50 ही अर्थव्यवस्था रखी गई है, लेकिन 2026 तक 180 तक ले जाने का इसमें टारगेट रखा गया है। और इस वजह से भारत इसके अंदर जो पहले इसका संस्करण आया था 2024 में, उसमें भारत शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भारत जो है वो टॉप 50 अर्थव्यवस्थाओं में विश्व बैंक के अनुसार माना नहीं गया था। इसीलिए जब भारत की भागीदारी की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत ने वर्ष 2024 की बी रेडी रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट के अंदर क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ये इंपोर्टेंट हो जाता है, भाग नहीं लिया ये अपन कह सकते हैं। बाकी विश्व बैंक के द्वारा शामिल नहीं किया गया था भारत को। तो 2024 में 50 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, 2026 तक 180 करने का टारगेट है। संभव है भारत 2026 तक इसमें शामिल हो जाएगा। बाकी 2024 के अंदर 50 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल नहीं किया गया है, ये भारत की भागीदारी आती है। अब वापस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले एक रिपोर्ट आती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी के नाम से आती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये पहले जारी की जाती थी विश्व बैंक के द्वारा, बाद में इसको तो कर दिया खत्म और इसकी जगह पर एक नई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई बी रेडी के नाम से। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है ये 2019 के अंदर अंतिम बार जारी की गई थी, जिसके अंदर भारत की रैंक 63 हुई थी, जो कि आपके अभी दिसंबर में संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ उसमें रैंक पूछी गई थी। और 2019 में ये लास्ट बार जारी होती है और 2021 से इस रैंक को क्या कर दिया है, पूर्णतः बंद ही कर दिया है। फिर 22 में कुछ नहीं हुआ, 23 में कुछ नहीं हुआ और 2024 के अंदर जो है वो विश्व बैंक के द्वारा वापस एक रिपोर्ट शुरू की जाती है जो सेम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर ही थी, जिसको बी रेडी या फिर बिजनेस रेडी रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ये भी ये कहती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी किसी देश के अंदर बिजनेस करने के लिए, डूइंग बिजनेस के लिए जो है वहां पर सुविधाएं कैसी है ये चीज के बारे में बताती थी। तो इसको खत्म किया गया, इसकी जगह 2024 में आई, ये आखिरी बार 2019 में आई थी, तो भारत की रैंक 63 हुई थी और 2021 से इसको भी बंद कर दिया गया था, 2024 से ये चल रही है। अब अपन इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बी रेडी जो रिपोर्ट है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि जारी दोनों को विश्व बैंक ही करता है, पहले इसको करता था अब इसको करता है। तो उद्देश्य क्या था, सबसे पहला पॉइंट उद्देश्य देखिए, जो आपके एमएसएमई था, एसएमई जो है उनके विनियामक वातावरण का मूल्यांकन इसमें किया जाता था, यानी कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे उनके बारे में इसमें बात होती थी। जबकि इसके अंदर जो किसकी बात होती है, निजी क्षेत्र की बात हो रही है, पूरा का पूरा निजी क्षेत्र, छोटा हो चाहे बड़ा हो। दायरे की बात करें तो इसमें मुख्यतः विनियामक पहलुओं के ऊपर बात होती थी, जबकि इसके अंदर विनियामक पहलू के साथ में विनियमों की गुणवत्ता और सार्वजनिक सेवाएं इनको भी जो है शामिल किया गया है बी रेडी के अंदर। इसी प्रकार से इसमें शामिल जो विषय है वो कौन-कौन से है, तो इसमें व्यवसाय को शुरू करना, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, वहां पर ऋण प्राप्त करने के लिए और करों का भुगतान करने के लिए जो है वो क्या स्थिति है ये चेक की जाती है। जबकि बिजनेस रेडी के अंदर किसी व्यवसाय में प्रवेश करने, वहां पर उपयोगिता सेवाएं, श्रम, प्रतिस्पर्धा, ये अपन अभी 10 विषय देखे थे टोटल, तो उन 10 विषयों को जो है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है साहब। उसके बाद में डेटा संग्रहण, यहां पर डेटा संग्रहण होता था विशेषज्ञों से परामर्श करके और केस स्टडी के माध्यम से ही किया जाता था, जबकि यहां पर विशेषज्ञ से परामर्श जिसमें प्रश्नोत्तरी होती है और साथ में फर्म स्तरीय सर्वेक्षण भी किया जाता है किसके अंदर, बी रेडी के अंदर। तो ये इसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भौगोलिक कवरेज जरूर ध्यान रखना है, इसमें 191 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी लास्ट टाइम तक जब ये जारी किया गया था, जबकि इसमें 2026 तक 180 शामिल करने का टारगेट रखा गया है, जबकि वर्तमान में 50 जो है वो 2024 के अंदर शुरुआत में शामिल की गई है। ठीक है, 2026 तक 180 इसमें हो जाएगी। तो ये आपका क्या आता है, आपके जो है वो रिपोर्ट आ जाती है बिजनेस रेडी या फिर बी रेडी रिपोर्ट 2024, जिसको विश्व बैंक जारी करता है। मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के समावेशी विकास है। 10 विषय इसके अंदर रखे जाते हैं, उन 10 विषयों के 3 स्तंभ है टोटल, नियामक ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं, परिचालन दक्षता, क्रॉस कटिंग थीम्स, 3 थीम्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, डिजिटलीकरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और लैंगिक समानता के ऊपर। उसके बाद में डेटा संग्रहण, विशेषज्ञ प्रश्नावली और फर्म स्तरीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। भौगोलिक कवरेज 2024 में 50 अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई जिसमें भारत नहीं था, 2026 तक 180 करना जो है वो शामिल करेंगे, जिसमें भारत के शामिल होने की उम्मीद रखी गई है। ये इन दोनों के अंदर जो है अंतर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में लास्ट टाइम आई थी, भारत की रैंक 63 हुई थी, 2021 में वो बंद हो गई, 2024 में भी रेडी रिपोर्ट जो है वो आ जाती है। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। अगर कोई बच्चा आप में से आपका भाई बहन छोटा अगर आरपीएससी डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जेल सुधार, जेल अधिनियम और नियमावली का
सूचकांक सबसे पहला प्रश्न आ सकता है, प्रकाशक संस्था कौन सी है, यानी कि इस संस्था कौन सी ऐसी संस्था है जो इसको जारी करती है। तो इसको एक संस्था है जिसका नाम आता है हिंद्रिच फाउंडेशन। इस हिंद्रिच फाउंडेशन के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जारी किया जाता है। लेकिन इसकी एक सहयोगी संस्था भी है, यानी कि जो संस्था इस हिंद्रिच फाउंडेशन का सहयोग करती है उस संस्था का नाम आता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और ये बेसिकली आपके किससे संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित संस्था भी है। इस संस्था के द्वारा इसको हेल्प की जाती है हिंद्रिच फाउंडेशन को, और फिर हिंद्रिच के द्वारा जो है वो आपके सतत व्यापार सूचकांक जारी किया जाता है। आपके जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक है उसके अंदर ये पूछा जा सकता है, विदेशी व्यापार में भी पूछा जा सकता है। सूचकांक का क्या उद्देश्य है, इस सूचकांक का जैसा कि आपको पता चल रहा है कि सतत व्यापार होना चाहिए। व्यापार कैसा होना चाहिए, सतत, यानी कि किसी भी देश के अंदर सस्टेनेबल जो है बिजनेस कैसे रहे उसके रिगार्डिंग ये आपके सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि यह सूचकांक जो है वो विभिन्न जो देश है उन देशों को या फिर देशों को उनके व्यापारिक जो नीतियां हैं, वहां पर कैसी नीतियां हैं व्यापार से जुड़ी हुई, वहां पर कैसी प्रथाएं हैं व्यापार से जुड़ी हुई, उनकी सततता के आधार पर क्या करता है, ये रैंक जारी करता है विभिन्न देशों की। यानी कि इस सूचकांक के अंदर कई सारे देश शामिल होते हैं जिनकी रैंक जारी होती है और उनको रैंक किस आधार पर दी जाती है, उस देश में चल रही व्यापारिक नीतियां और उनकी जो प्रथाएं हैं उनमें सततता के आधार पर ये रैंक जारी होती है। जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि वह आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन या फिर पर्यावरण संरक्षण के बीच कैसे संतुलन स्थापन कर रहे हैं। यानी कि वो केवल व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं या फिर व्यापार के साथ में वो सामाजिक समावेशन की भी बात करते हैं या फिर पर्यावरण के संरक्षण की भी बात करते हैं। तो इन महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर जो है वो देश के द्वारा क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है। इसका उद्देश्य है सूचकांक का मेनली। मूल्यांकन के प्रमुख मापदंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किस आधार पर जो है वो आपके मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका मापदंड आता है जिसमें 3 पॉइंट आते हैं। एक आता है आर्थिक स्तंभ, दूसरा आता है सामाजिक स्तंभ, तीसरा आता है पर्यावरणीय स्तंभ। यानी कि आर्थिक स्तंभ का मतलब है कि उस देश के अंदर जो है वो व्यापारिक संतुलन कैसा है, क्या वहां पर मोनोपोली चल रही है या फिर कई सारी जो है वो कंपनियां स्थापित हो रही है। वहां पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात होती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात होती है कि वहां पर कितना क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा है। और उसके अलावा वहां पर व्यापारिक बुनियादी ढांचा यानी कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, यानी कि जो व्यापार के लिए जो आधारभूत संरचना है उसका विकास कैसे कर रहा है। तो 3 आर्थिक स्तंभ के अंदर 3 महत्वपूर्ण चीजें आती है, व्यापारिक संतुलन, विदेशी जो आपका प्रत्यक्ष निवेश होता है और आपके व्यापारिक बुनियादी जो ढांचा है या आधारभूत संरचना है उसका कैसे विकास हो रहा है। दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक स्तंभ, यानी कि वहां पर सोशल जो आपकी स्टेबिलिटी है वो कैसी है, यानी कि वहां पर श्रम के मानक कैसे हैं, यानी कि वहां पर मजदूरी जो है वो कैसे की जाती है। लैंगिक समानता का प्रश्न इसमें देखा जाता है और शिक्षा का स्तर देखा जाता है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें सामाजिक स्तंभ के अंदर शामिल होती है। फिर आता है पर्यावरणीय स्तंभ जिसके अंदर कार्बन उत्सर्जन जो है इसकी बात आती है, ऊर्जा की तीव्रता की बात आती है और पर्यावरणीय जो नीतियां हैं उनकी प्रभावशीलता, यानी अगेन इसमें कार्बन उत्सर्जन के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि भारत सरकार ने 2070 टारगेट रखा है नेट जीरो का, कि हम ग्रीन हाउस जो गैस है वो इतनी उत्पादन करेंगे जितनी कंज्यूम हम कर सके या फिर जिनको हम खत्म कर सके। ये 2070 का भारत का टारगेट है नेट जीरो का। तो वो इसमें कार्बन उत्सर्जन की बात आ जाती है। ऊर्जा की तीव्रता यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर बात होती है। और पर्यावरण से जुड़ी हुई कितनी नीतियां यहाँ पर चलाई गई है उनकी क्या प्रभावशीलता है ये यहाँ पर देखा जाता है। तो 3 इसके अंदर मेनली मापदंड आते हैं, एक आर्थिक आता है, दूसरा सामाजिक आता है और तीसरा पर्यावरण से जुड़ा हुआ आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये वाली लाइन, भारत की स्थिति जो है वो क्या है, यानी कि इस सूचकांक के अंदर भारत कहां पर जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसको लास्ट टाइम कब जारी किया गया था, 2024 के अंदर। ये हर 2 साल के अंदर जारी होने वाला सूचकांक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि 2024 का भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सतत व्यापार सूचकांक 2024 है, उसके अंदर भारत के कितने अंक थे, तो 24 अंक थे और रैंक कौन सी थी, तो 23वां जो है वो स्थान रखा गया था। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रैंक, यानी कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 जो हिंदुस्तान फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है उसमें भारत की रैंक जो है वो 24 अंकों के साथ में 23वें स्थान के ऊपर भारत इसमें आता है। यह रैंकिंग भारत की व्यापारिक प्रथा जैसा कि अपन उद्देश्य देखा था उसमें कितनी सततता की दिशा है, उसमें सुधार की आवश्यकता वगैरह इनको दर्शाती है। तो 23rd जो आपकी रैंक है इंडिया की वो आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह प्रकाशन का समय, यानी कि ये रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित होती है ये सूचकांक, तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये प्रति 2 वर्ष के अंदर प्रकाशित होती है, यानी कि हर 2 वर्ष के अंदर ये जारी होती है। यानी का मतलब 2024 के अंदर अगर जारी हुई है तो इसका मतलब अगली 2026 में आनी चाहिए। तो या तो ये आएगी 2026 की स्टार्टिंग में या फिर आएगी 2025 के अंत में। लेकिन अपना एग्जाम कब है, सितंबर में है, जो कि 2025 के अंत से बहुत पहले आ जाता है। इसका मतलब आपके एग्जाम का अकॉर्डिंग जो है वह 2024 वाला ही इंपॉर्टेंट है और सतत व्यापार सूचकांक जो आपके 2024 है वही आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है सुधार के लिए सुझाव, यानी कि भारत के अंदर किस प्रकार से इसमें सुधार किए जा सकते हैं, किन-किन चीजों के लिए सुझाव दिया गया है। तो भारत को अपनी रैंक जो है उसको सुधारने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देना है। क्षेत्र वापस वही है जो इसके स्तंभ है, वही इसके क्षेत्र है। जैसे कि सबसे पहला पर्यावरण की बात हुई थी, तो पर्यावरण की जो नीतियां है उनका सख्त कार्यान्वयन होना चाहिए। भारत को ध्यान देना होगा कि कार्बन उत्सर्जन जो है उसको कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा जो है उन स्रोतों को तो बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन जो है इसको क्या करना, कम करना। मेनली इन 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा, इसके ऊपर सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जानी चाहिए। दूसरा आता है आपके सामाजिक समावेशन। सामाजिक समावेशन जो अपने इसके स्तंभ के रूप में भी देखा था, और सामाजिक समावेशन ये कहता है कि जो श्रम मानक है यानी कि जो मजदूरी से जुड़े हुए मानक है, चाहे न्यूनतम मजदूरी दर है, चाहे उनकी सुविधाएं हैं, उनमें सुधार आनी चाहिए। लैंगिक समानता, महिला और पुरुष को समान रूप से जो है रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है, केवल रोजगार पे नहीं वहां पर एजुकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपके एक और आ जाता है जो सामाजिक समावेशन की क्या करता है, बात करता है। उसके बाद तीसरा आता है आर्थिक सुधार। तो ये भी एक स्तंभ के रूप में था, तो आर्थिक, सामाजिक और आपके पर्यावरणीय 3 स्तंभ, तीनों के अंदर ही सुधार की बात करी गई है। आर्थिक सुधार के अंदर जो व्यापारिक बुनियादी ढांचा है यानी कि व्यापार से जुड़ा हुआ जो आपके आधारभूत संरचना है, चाहे वो वहां पर जो है वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वहां पर कारखानों का निर्माण हो, चाहे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वहां पर जल की बात हो, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो आधारभूत संरचना है, बुनियादी जो ढांचा है उसको कैसा करना है, उन्नत करना है, उसको अच्छा करना है, जिसकी वजह से आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई जो है आकर्षित हो सके, जो कि भारत वैसे भी एफडीआई प्राप्त करने के अंदर काफी अच्छे नंबर पर आता है और व्यापारिक संतुलन के अंदर क्या करना है, सुधार करना है। तो इस प्रकार से जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। ये आपके इसके अंदर सुधार की जो है वो बात आ जाती है। ये आपके केवल इतनी सी नीति है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। सूचकांक प्रकाशक संस्था कौन सी, हिंदुस्तान फाउंडेशन है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसमें सहयोग करती है। अगला इंपॉर्टेंट आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण 3 इसके स्तंभ है। भारत की स्थिति 2024 के अकॉर्डिंग 24 जो आपके पॉइंट है या फिर अंक है उनके साथ में 23वें स्थान के ऊपर भारत इसमें आता है। ये 2 वर्ष के अंदर जारी होती है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग 24 वाली ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सुधार है जो भारत को करने चाहिए, ठीक है। ये आपके आ जाती है नीति कौन सी या फिर सूचकांक के लिए सतत व्यापार सूचकांक, जो कि आपके विदेशी व्यापार वाला जो टॉपिक है उसमें पूछा जा सकता है। अन्य कोई भी परचेजिंग अगर आप करें तो VSR 01 आपको लगाना है, इसको लगाते ही आपको 25% जो आपके हो जाएगा। आप सभी के लिए जो है वो सेकंड ग्रेड के अंदर ये सितंबर 2022 की है, 17 सितंबर 2022 के दिन जो है इसको लॉन्च किया गया है। आपको जो है वो पीवाई मैंने करवाए थे उद्योग वाले, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है पूरा पूरा राष्ट्रीय रसद नीति का। इसको प्रकाशक संस्था कौन है, तो भाई राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय शब्द क्या बता रहा है कि यह किसका है, भारत सरकार की जो है वो नीति है। तो भारत सरकार की इसकी प्रकाशक संस्था के रूप में काउंट होगी। लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारे लॉजिस्टिक है यानी कि जो रसद है उसका अच्छे से क्या हो, आपके जो हमारे लॉजिस्टिक जो सेक्टर है या फिर जो हमारे रसद क्षेत्र है उसका कुशल बनाना उसको, और उसके अंदर जो है वो क्या लाना, लागत को कम करना, यानी कि अपन जो भी सामान वगैरह की रखरखाव वगैरह कर रहे हैं या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो कुशलता आनी चाहिए। ये इसका क्या आता है, मेनली लक्ष्य आता है। तो ये नीति जो है वो कब लाई गई थी और भारत सरकार की नीति आती है, इसका लक्ष्य जो है वो मेनली क्या है, लॉजिस्टिक जो सेक्टर है उसको कुशल बनाना और लागत को कम करना। अब इस नीति के तहत कुछ उद्देश्य रखे गए थे। इस उद्देश्य से आपको जो है वो प्रश्न पूछा गया था जो कि 2024 के एंडिंग में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड उसमें आया था। देखिए लॉजिस्टिक जो की जो लागत है उसके अंदर क्या कमी है, कमी लानी है। उद्देश्य के अंदर सबसे पहला उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना। और कमी कैसे लाई जाएगी, तो वर्तमान में इसमें बताया गया है नीति के अंदर कि वर्तमान में भारत के अंदर जो लॉजिस्टिक की जो लागत है, जो आपकी लागत है वो आपके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 13 से 14% हमारे क्या है लॉजिस्टिक की लागत जो है वो आ रही है, 13 से 14%। जबकि सरकार ने ये कहा है कि हम इसके अंदर
2030 को जो है वो लक्ष्य वर्ष के रूप में घोषित करते हैं और उस कंडीशन में हम इस 13 से 14% जो हमारी लागत आ रही है, लॉजिस्टिक लागत का मतलब हो गया कि जो भी हमारे गुड्स वगैरह हैं उनके एक प्रकार से भंडारण के लिए, उनके परिवहन के लिए जो भी हमारे खर्चा आ रहा है, उस खर्चे का जो कि हमारे जीडीपी का 13 से 14% है, उसको हम 2030 तक क्या कर देंगे, घटाकर उसको कितना कर देंगे, वैश्विक औसत जो है 8% के आसपास, वहां तक हम उसको लेकर आएंगे। तो ये प्रश्न के अंदर आपके डायरेक्ट लिखा गया था कि भारत में लॉजिस्टिक लागत को 2030 तक घटाकर 8% तक लाना है। तो बिल्कुल ये इसमें 8% लाना है, वर्तमान में 13 से 14% है हमारे जीडीपी का, ये आपको इसके अंदर फैक्टर ध्यान रखना है, ठीक है। तभी आपकी लागत कम हो जाएगी तो जो आपके भारत के अंदर जो उत्पाद है उसके अंदर वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ पाएगी, यानी कि जब लॉजिस्टिक की लागत कम रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, एक्सपोर्ट अच्छा होगा, तो उसकी वजह से हम जो है वो वैश्विक स्तर के ऊपर क्या कर सकेंगे, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो पहला हो जाता है कि हमारे लॉजिस्टिक लागत में कमी करनी है, कितनी करनी है, 2030 तक 8% के आसपास लेकर आना है। दूसरा आता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन जो सूचकांक है, जिसको अपन आपके लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं, वो आपका जो आपके एलपीआई है उसके अंदर हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो वैश्विक स्तर के ऊपर जो लॉजिस्टिक के लिए एक सूचकांक जारी होता है, उस सूचकांक के अंदर जो है वो लक्ष्य रखा गया है इस नीति में कि 2030 तक हम क्या कर देंगे कि भारत जो है इस रैंकिंग के अंदर जो है वो शीर्ष जो टॉप 25 देश है उसके अंदर हम शामिल करने का लक्ष्य रखते हैं। तो 2030 में दो मेन चीज आ गई, एक लक्ष्य तो क्या रखा गया है कि लॉजिस्टिक की लागत को जीडीपी के 8% लाना है, दूसरा क्या रखा है कि 2030 तक हम जो इंडेक्स है जो आपके लॉजिस्टिक प्रदर्शन के लिए जारी होता है उसमें हम टॉप 25 देशों के अंदर भारत को शामिल कर देंगे 2030 तक, ठीक है। तीसरा इसमें उद्देश्य आता है डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली का निर्माण, यानी कि इसमें हम एक कुशल लॉजिस्टिक जो इकोसिस्टम है उसके लिए डेटा के आधार पर निर्णय लेने की जो है वो प्रणाली विकसित करेंगे। ये हमारा इसके अंदर एक और मेन जो है उद्देश्य के रूप में आता है, ठीक है। तो उद्देश्य ही इसका इंपॉर्टेंट है, पिछली बार जो प्रश्न आया था वो उद्देश्य से ही आया था और 2030 इसके अंदर टारगेट रखा गया है जिसमें मेनली दो काम किए जाएंगे। एक काम तो ये होगा कि हमारी जो लागत है लॉजिस्टिक के अंदर उस लागत को 8% करना है, 8% करना है किसका, जीडीपी का। एक तो ये हमारा इसके अंदर क्या रखा गया है और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो है वो 13 से 14% के आसपास है, तो एक तो ये ध्यान रख लेना। दूसरा इसके अंदर काम जो किया जाएगा वो हमारा किया जाएगा जो एलपीआई है जो इसका इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अंदर जो है वो भारत को 2030 तक क्या करना है, हमें टॉप जो 25 देश है, टॉप जो 25 देश है उस देश के अंदर क्या करना है, हमें शामिल करना है, वो इसका एक दूसरा लक्ष्य आता है, ठीक है। तो 2030 तक मेनली दो लक्ष्य इसमें रखे जाते हैं और यहीं से ही आपका जो प्रश्न है अभी जो संस्कृत एजुकेशन है उसमें पूछा गया था, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, फिर आता है आपका प्रमुख विशेषताएं। हमारी इस नीति की विशेषताएं जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले विशेषता के रूप में रखा गया है कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूएलआईपी जो है इसका हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जो कि आपके क्या होगा लॉजिस्टिक जो इंटरफेस है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी लॉजिस्टिक और परिवहन से संबंधित जो भी डिजिटल सेवाएं हैं उनको एकीकृत करता है, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, आपके ये आपके डिजिटल जो सेवाएं हैं उनको इसके अंदर मेनली ध्यान में रखेगा और जिससे निर्माता और निर्यातक यानी कि जो भी सामान बनाने वाला है और जो भी उस सामान को बेचने वाला है दोनों को जो है प्रक्रिया को अंदर जो है वो आसानी होगी, यानी कि उसमें उनके लिए जो काम करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, किसकी वजह से, इस इंटरफेस की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से। फिर अगला है आपका ई-लॉक्स। ई-लॉक्स जो है ये बेसिकली एक प्रकार का क्या है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करेगा, उद्योगों को सरकारी जो भी एजेंसियां है, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उनके साथ में जो आपके उद्योग धंधे स्थापित हो रखे हैं उनके साथ में परिचालन संबंधी मुद्दों को उठाने के लिए और त्वरित जो उसका समाधान है उसको करने के लिए काम करेगा। तो दो मेनली जो है उसके अंदर एक काम आता है वो तो आता है आपके प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो क्या काम करेगा, जो निर्माता और निर्यातकों को जो है वो प्रक्रिया के अंदर सरल जो है वो बनाने के लिए और लॉजिस्टिक और परिवहन के लिए इजी हो इसके लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा। दूसरा आता है ई-लॉक्स। ई-लॉक्स एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, गवर्नमेंट और जो आपके प्राइवेट एजेंसी रहेगी उनके बीच में लिंक का काम करेगा और जो भी डिजिटल वर्क होगा वो सारा का सारा इसमें ये करने वाला है, ठीक है। तीसरा आता है आपके मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानकों की बेंचमार्किंग, यानी कि जो भी मानक तय किए गए हैं किसी भी सेवा के लिए उसके लिए ये काम करेगा और भौतिक संपत्तियों के मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता मानकों की स्थापना के ऊपर जोर दिया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो भी मानक तय किए गए हैं सर्विसेज के लिए उनको यहां पर ध्यान में रखा जाएगा। ये इसकी तीसरी विशेषता है। तो क्या है, राज्यों की भागीदारी, यानी कि राज्यों को भी क्या किया जाएगा, वहां की लॉजिस्टिक जो सुधार है उसके अंदर शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जो है वो आपके जैसे नीति का प्रभाव जो आपके प्रभाव व्यापक हो सके। और इसी की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अभी 2025 के अंदर जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी वो भी लाई गई है, तो इसी से ही प्रभावित होकर लाई गई है। फिर अगला है क्षेत्रीय योजना, यानी कि कुशल लॉजिस्टिक के लिए विभिन्न जो क्षेत्र है उनके अनुसार विशेष योजनाएं जो है वो भी विकसित की जाएगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपके इस लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है इसके बारे में बताती है। अगली आती है लॉजिस्टिक पार्कों का विकास, यानी कि इस नीति के तहत लॉजिस्टिक जो पार्क है उनका स्थापना किया जाएगा, लॉजिस्टिक पार्कों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि विकास को क्या मिले, सुविधाजनक बनाने को बल दिया जाए और भंडारण और आपके वितरण इन दोनों के अंदर जो है वो सुधार हो सके। तो हमारे पास में कोई भी माल है उस माल का भंडारण आसानी से हो सके और उस माल का जो है वो आपके क्या हो सके, वितरण इजी में हो सके, तो उसके लिए लॉजिस्टिक जो पार्क है उनकी भी स्थापना इसमें की जाएगी, ठीक है। ये आपके एक और चीज आती है। फिर आता है आपके व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इसी के ही तहत है, लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है उसी के तहत आपके क्या बनाया जाएगा, ये आपके क्या किया जाएगा, व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना। एक योजना बनाई गई है जो कि किसके ऊपर काम करेगी, लॉजिस्टिक के ऊपर काम करने वाली है। नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है वो इस सीएलएपी जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, इसके तहत 8 प्रमुख जो है वो कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। कितने 8 ऐसे प्रमुख जो है वो कार्य क्षेत्र जो है वो रखे गए हैं जिनके ऊपर मेनली सरकार फोकस करेगी, जिससे कि इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के जो भी टारगेट है, जो भी उद्देश्य है, जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति की जा सके। तो कौन-कौन से हैं इसमें 8, जैसे कि सबसे पहला आता है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि पूरी तरह से क्या करेगा, हमारे इस लॉजिस्टिक जो सिस्टम है इसको क्या करेगा, डिजिटली रूप से जो है वो एक प्रकार से स्थापित कर देगा। दूसरा आता है भौतिक संपत्ति जो है उनका मानकीकरण और सेवा की जो गुणवत्ता है उनके मानकों की बेंचमार्किंग की जाएगी, जिसमें मानक तय किए जाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिटी वाली सर्विसेज दी जाएगी। तीसरा आता है लॉजिस्टिक जो है उसके ऊपर मानव संसाधन विकास और आपके क्षमता निर्माण जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, ये तीसरा इसका मेनली जो है वो क्या आता है, आपके कार्य आता है। चौथा काम आता है राज्यों की जो भागीदारी है उसको भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में पांचवा आता है आपका एक्जिम लॉजिस्टिक, यानी एक्जिम का मतलब हो गया कि वैश्विक स्तर के ऊपर हमारी लॉजिस्टिक्स जो है वो अच्छी हो, उसके ऊपर काम किया जाएगा। सेवा जो है वो सुधार ढांचा, सेवा से संबंधित जो भी ढांचा है उसको सुधारा जाएगा। उसके बाद में कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए जो है क्षेत्रीय योजनाएं अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर योजनाएं चलाई जाएगी, जिससे कि वहां पर लॉजिस्टिक जो है वो स्पेशली जो है वो डेवलप हो सके। लॉजिस्टिक पार्क जो है उनकी जो है वो स्थापना करना। तो 8 ऐसे प्रमुख रूप से इस आपके सीएलएपी के अंदर रखे गए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के अंदर ये 8 चीजें जो है वो आपके रखी गई है, ठीक है। इससे संभावित लाभ क्या है, क्या-क्या लाभ इससे जो है वो अपने को हो सकते हैं। तो अगर इस पॉलिसी को अच्छे से अगर जो है वो सुचारू रूप से अगर ये चल जाती है और अगर आपके पूरी तरह से अगर लागू हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जब इसके सारे टारगेट अगर अपन अचीव कर लेंगे तो सबसे पहली चीज होगी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, यानी कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहां पर देश के अंदर बढ़ेगा, जिससे कि लॉजिस्टिक की जो लागत है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। जब आपको सुविधा अच्छी मिलेगी तो उस कंडीशन में जितने उद्योग धंधे हैं वो आपस में क्या रहेंगे, कंपीटिटर रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर लागत में कमी आने वाली है और वैश्विक बाजार के अंदर भी भारत की जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ पाएगी। दूसरा आता है व्यापार के अंदर सुगमता, जब लॉजिस्टिक आपका जो सेक्टर है वो अगर अच्छे से मजबूत रहेगा तो उस कंडीशन में व्यापार में सुगमता होगी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो चाहे उपलब्धता की बात हो, तो उसमें सरलीकरण और डिजिटलीकरण ये दोनों ही जो चीजें हैं वो व्यापार संचालन में आसानी करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है वो है रोजगार के अवसर, यानी कि रोजगार जो है उसके अंदर काफी लोगों को मिलेंगे जब लॉजिस्टिक सुधरेगा। तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार की वजह से जो नए रोजगार है वो सृजित होंगे, लोगों के अंदर कौशल विकास जो है उसको भी क्या मिलेगा, आपके बढ़ावा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है, इंडिया की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसके बारे में आती है जानकारी। यहाँ से प्रश्न यही है कब लागू होती है, इसका मेनली लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य से प्रश्न बना है दिसंबर वाले आपके संस्कृत एजुकेशन वाले के अंदर, तो वहां से आपको ध्यान रखना है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है और जो ये योजना लाई गई है वो क्या है, संभावित इससे लाभ क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक जो है नीति की बात होगी। अभी तक अपने सूचकांक चल रहे थे,